हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज में। जैसा मैंने अनाउंसमेंट वीडियो डाला था कि हम नेक्स्ट अपकमिंग 30 डेज में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फॉर ऑल द फार्मासिस्ट एग्जाम एज वेल एज जीपैट एंड नाइपर, दैट इज 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर दूंगा। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कैसे होता है। फिर हम इस वीडियो में उसके आगे बात करेंगे ग्लास के बारे में, डिफरेंट टाइप के ग्लासेस कौन से होते हैं, क्या उनका टेस्ट होता है, टेस्ट लिमिट्स, वो सारी चीज़ें जिससे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल्स, जिसमें लीकर टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर डिफरेंट टाइप के स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसियस, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, सारी चीज़ें। फिर अलग अलग तरीके का जो स्टरलाइजेशन होता है, लाइक अपने पास टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन क्या होता है मॉइस्ट हीट में, रेडिएशन में क्या चीज़ें होती हैं, फिल्टर्स कितने कितने यूज़ होते हैं, उनमें क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इतना एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपके पास लेके आया हूँ। तो वीडियो पूरा अगर एंड तक देखोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो से आप ईजिली किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये थोड़ा बेसिक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्यूसी इन द फार्मास्यूटिकल इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड से मीट करे। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक क्रुशियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ताकि हमारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस को मीट करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी रहे, कोई भी एरर्स हो तो वो हम डिटेक्ट कर सके और डिफेक्टिव मेडिसिन या पेशेंट के पास पहुंचने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डिफेक्टिव मेडिसिन, डिफेक्टिव डिवाइसेस, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी इतना कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये भी यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करता है, प्रोडक्ट की इफिकेसी को मेंटेन करता है और लीगल एंड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों से आप एक क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। चलो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास। अब देखो, हमें पता है कि ग्लास कितने तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो इनके नेम पे ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नेम पे ही आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 को हम लोग बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 को हम लोग बोलते हैं क्या है, सोडा लाइम ग्लास। टाइप 4 को हम लोग बोलते हैं नॉन पेरेंटल सोडा लाइम ग्लास। हम लोग किसको बोलते हैं, टाइप 4 को, या नॉन पेरेंटल बोल सकते हो सोडा लाइम ग्लास, या इसी को हम लोग टाइप 4 को क्या जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी इसको बोला जाता है। सेम ही नाम है किसका, टाइप 4 का। ठीक, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये तो पहला एक इनके नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है लीक टेस्ट पे, कि इनके किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केवल जो टाइप 2 है उसमें हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है। बाकी सभी में जो है वो आपका पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है। ठीक है, तो आप पाउडर्ड ग्लास वाटर अटैक उसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको उसके बारे में बस नाम याद रखना। ठीक है, अब उसमें यूज क्या होता है, उसमें यूज होता है अपने पास 0.02 नॉर्मल H2SO4 का यूज होता है और उसकी क्या लिमिट होती है, क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो है यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइप 2 में, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं। हाँ देखो, टाइप 2 में हमने देखा कि वाटर अटैक होता है, तो टाइप 2 जो है उसका थोड़ा सा केस अलग है। बाकी सबको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग टाइप 2 को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे पहले में क्या है कि 1 ml से ज्यादा का एब्जॉर्बेंस नहीं शो करना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। टाइप 2 जो है वो, टाइप 3 सॉरी 8.5 ml एंड टाइप 4 जो है वो 15 ml। अब ये चाहे आपका जो ग्लास है वो 100 ml कैपेसिटी का हो, 10 ml कैपेसिटी का हो, या आपका 1000 ml कैपेसिटी का हो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्यों? सिंपल सा समझो ना यार, यहाँ पे पाउडर्ड ग्लास टेस्ट है। आपने क्या किया, ग्लास को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो चाहे वो 100 ml का हो, 10 ml का हो, 1000 ml का हो, 5 ml का हो, वो तो ग्लास हो पाउडर हो गया ना, फिर तो उसकी ओरिजिनलिटी तो है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमें अलग वैल्यूज नहीं देखने को मिलती, एक सिंगल वैल्यू देखने को मिलती है। समझिए बात को। अब हम अगला जो देखेंगे वो है कि वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 क्राइटेरिया आता है। एक हमारा 100 ml या उससे कम हो, और दूसरा आता है 100 ml या उससे 100 ml इक्वल नहीं, सॉरी, यहाँ पे दूसरा आएगा अपना 100 ml से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर 100 ml या उससे कम है तो अपना 0.7 ml एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर 100 ml या उससे ज्यादा है
तो 100 ml से ज़्यादा है सॉरी तो 0.2 ml है तो आप कर सकते हैं। समझ गए बात? तो ये एक इसको है, ये याद रखना आप। अब क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारा टाइप 2 सीडेड सोडा लाइन ग्लास है, 50 ml की कैपेसिटी है उसको, अब बताओ कितना उसकी एब्जॉर्बिंग करने की लिमिट कितनी है, 0.002 नॉर्मल H2SO4, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है 100 ml से कम है या 100 ml से ज़्यादा। अब इनके थोड़ा यूज देख लें, अगर हम टाइप 1 जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हाईली रेजिस्टेंट होता है तो उसके लिए हम लोग बफर्ड अनबफर्ड एक्वा सॉल्यूशन, ऑल अदर सॉल्यूशन एंड पेरेंट्रल्स के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, टाइप 1 का यूज करते हैं। टाइप 2 हमारा बफर्ड सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या है 7 से ज़्यादा हो, कम हो सॉरी, ड्राई पाउडर, ओलियोजिनस प्रिपरेशन, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। सोडा लाइन का हम लोग टाइप 3 ड्राई पाउडर ओलियोजिनस सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। टाइप 4 जो नॉन पेरेंटल है उसमें हम लोग को सिंपल सा मेंशन ही कर दिया कि नॉन पेरेंटल, मतलब इसमें हम पेरेंटल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। टैबलेट जाएगा आपका, कैप्सूल जाएगा, ओरल एंड एक्सटर्नल लिक्विड, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, इन सबको हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टेबल बना के जहां आप पढ़ रहे हो वहां सामने पेस्ट कर लेना, इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेरेंटल्स की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो देखो इसमें मेनली तीन तरह के 3-4 टेस्ट होते हैं। पहला होता है पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट, फिर दूसरा जो होता है आपके पास क्लैरिटी टेस्ट होता है, तीसरा होता है स्टर्लिटी टेस्ट और चौथा होता है पायरोजन टेस्ट। ये 4 होते हैं। सबसे पहले पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट में 2 तरीके के आते हैं, एक आता है आपके पास लीकर टेस्ट, दूसरा आता है हैमर टेस्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लीकर टेस्ट है वो एम्प्यूल्स के लिए और हैमर टेस्ट जो है वो वॉयल्स एंड बॉटल्स के लिए यूज होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगर आप ये नाम भूल जाओगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है। ये आगे का तो है ही पूछने लायक, बट उससे पहले बेसिक यहीं से पूछ लेता है कि लीकर टेस्ट यूज फॉर। अब आपको ये तो पता है कि हाँ पेरेंटल के लिए है, पैकेज इंटीग्रिटी है, बट 3 ऑप्शन दे दिया एम्प्यूल्स, वॉयल्स, ग्लास, तो वहां पे कंफ्यूज जाता है। तो आपको याद रखना एम्प्यूल्स के लिए यूज किया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाई लेते हैं, वैक्यूम के साथ होता है डाई इंट्रूजन इंडिकेट द लीक। मतलब क्या, सिंपल सा मिथाइल ब्लू डाई को हमने वैक्यूम के साथ किया, अगर डाई अंदर गई मतलब क्या हो, जो है हमारा क्या एम्प्यूल्स जो है वो लीक कर रहे हैं, सिंपल सी बात। वॉयल्स एंड बॉटल की बात करें तो इसके बेस पे अगर हम शार्प तरीके से स्ट्राइक करेंगे तो वैक्यूम साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब यह है कि इंटैक्ट है, सही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, उतना याद नहीं, बस आपको ये नाम अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और डाई का नाम याद रखना है, इसमें मिथाइलिन ब्लू डाई यूज करते हैं हम। और मिथाइलिन ब्लू डाई जो हम लोग यूज करते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1% कंसंट्रेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट होता है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट का क्या मतलब है, क्लियर है कि सॉल्यूशन नहीं, कि उसमें जो हमारा पेरेंटल में कोई पार्टिकुलेट मैटर तो नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज होता है अपना, नेफ्लोमीटर लाइट स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है, फिर आपका कोल्टर काउंटर मेथड, लाइट एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये हमारे मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। अब अगर आपका पार्टिकल साइज जो 10 माइक्रोन या उससे कम है तो आपको 50 पार्टिकल्स अलाउड हैं पर ml में। अगर आपका जो है वो 25 माइक्रोन या उससे ज्यादा वो है मतलब कम है तो आपको क्या होना चाहिए, तब आपके 5 पार्टिकल्स अलाउड है, ठीक है। तो ये यही इतने, इससे बड़े पार्टिकल्स अलाउड नहीं है। तो यही पार्टिकल्स आपको याद रखने हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 10 माइक्रोन या उससे कम है तो आपको 50 पार्टिकल्स, अगर आपका 25 माइक्रोन या उससे कम है तो आपको कितने अलाउड हो जाएंगे, तब आपको अलाउड हो जाएंगे 5 पार्टिकल्स। तो ये एक हमारा इसको आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो थर्ड वन इज स्टर्लिटी टेस्ट। स्टर्लिटी टेस्ट में क्या होता है कि हम चेक करेंगे उसमें कोई भी आपका वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, माइक्रोब तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले होता है डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर में थायोग्लाइकोलेट मीडिया में हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। अगर वो कल्चर ग्रो करने लग गया मतलब क्या हो गया कि आपके सैंपल में कोई बैक्टीरिया था और ये एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकता है। फिर आता है सोयाबीन कैजीन मीडिया, ये किसको डिटेक्ट करता है, ये फंजाई को डिटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर से क्या करते हैं, पहले पास करा लिया, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया कि ये फिल्टर असेंबली लगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया 0.45 माइक्रोमीटर का और इससे हमने पास करा लिया। तो जो सारे बैक्टीरिया हैं जो भी होगा उस फिल्टर पेपर पे एडहेयर कर गए। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को हम एक न्यूट्रिएंट ग्रोथ मीडिया में इंक्यूबेट करेंगे और अगर इस पेपर पे हमें कोई भी बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को मिला मतलब क्या हुआ कि सैंपल में आपकी कोई भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये एक बेसिक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का तरीका है स्टर्लिटी टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि पायरोजन जो होता है क्या होता है, वो ऐसे इंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में गए तो फीवर कॉज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोजन। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक होता है अपने पास क्या लायल टेस्ट जिसको बोलते हैं LAL, लिमुलस एमिबोसाइड लाइसेट टेस्ट, और दूसरा होता है रैबिट पायरोजन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हॉर्स सू क्रैब जो कि क्या किस वो है बैक्टीरिया कौन सा है, लिमुलस पॉलीफेमस, उसका ब्लड डिराइव रिएजेंट लेते हैं। अगर वो जेल की तरह क्लॉट हो गया मतलब वहाँ पे क्या है, इंडोटॉक्सिन है। दूसरा आता है अपने पास रैबिट पायरोजन टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैबिट पे टेस्ट करते हैं। तो इसमें 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला होता है शैम टेस्ट। शैम टेस्ट या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब पहले एक नॉर्मल चेक करने के लिए टेस्ट यूज करते हैं। इसमें हेल्दी रैबिट्स को लेके उसके स्टेबल एक बेस लाइन टेम्परेचर सेट करते हैं उनका। फिर मेन टेस्ट में क्या आता है कि IV उसको इंजेक्ट किया, टेम्परेचर को हर 30 मिनट्स पे रिकॉर्ड करते हैं 3 डिग्री 3 घंटे तक। फिर प्रास क्राइटेरिया क्या है कि सारे टेम्परेचर जो राइज है वो
0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी रैबिट में, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, पास है, मतलब कोई भी आपका उसमें पायरोजन नहीं प्रेजेंट। तो ये बेसिक से सारे क्या थे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से पेरेंटल्स के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे आपका ग्लास वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, वैसे ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले कितने मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कितने हैं, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, गैसियस है, रेडिएशन है, फिल्ट्रेशन। मैकेनिज्म इनका क्या है, ये प्रोटीन, ड्राई हीट जो है प्रोटीन को ऑक्सीडेशन करा देता है, मॉइस्ट हीट क्या करता है, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कराता है, गैसियस क्या है, एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन। अब गैस कौन सी, एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो डीएनए प्रोटीन डैमेज बाय यूवी और आयनाइजिंग रेडिएशन से डीएनए एंड प्रोटीन डैमेज हो जाता है। फिजिकल रिटेंशन ऑफ माइक्रोब्स, ये तो मैंने अभी फिल्ट्रेशन का आपको बता ही दिया। यूज इसके लिए किसके लिए यूज होते हैं, एप्लीकेशन हमारा बात करें तो ड्राई हीट हम ग्लास सिरिंजेस, नीडल्स, ड्राई पाउडर, ऑयल्स एंड फैट्स के लिए करेंगे। मॉइस्ट हीट हम एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ड्रेसिंग एंड रबर के लिए करेंगे। गैसियस में हम डिस्पोजेबल सिरिंजेस, फ्रेजाइल रबर एंड रूम सर्फेसेस, इन सब के लिए गैसियस का यूज करते हैं। और रेडिएशन में प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स एंड डिस्पोजेबल्स का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें तो अगर कोई थर्मोलाबाइल लिक्विड या सोल्यूशन है तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं उनका स्टरलाइजेशन। अब इसमें दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर, दूसरा होता है केमिकल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ड्राई हीट में बैसिलस सबटिलिस है, इसका क्या है कि, और इसका केमिकल इंडिकेटर जो है ब्राउन ट्यूब या बॉडी टेप, हीट टेप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस वर्म नाइगर, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि ड्राई हीट मतलब बहुत ज्यादा हीट पाके सारे जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गया, वो निग्रो हो गया, तो नाइगर से इसको मैंने ऐसे याद किया था। मॉइस्ट हीट की बात करें तो इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस और दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजीज। फिर इसमें क्या होता है, स्ट्राइप पेपर्स इसका केमिकल इंडिकेटर्स है। गैसियस की बात करें तो बैसिलस सर्टिलस वर्नाइगर, वही सी में रॉयसे सैसेट जो है इसका केमिकल इंडिकेटर है। रेडिएशन की बात करें तो बैसिलस प्यूमिलस और डोसीमीटर इसका केमिकल इंडिकेटर। फिल्ट्रेशन में बबल पॉइंट टेस्ट करते हैं और स्यूडोमोनास डिमिनुटा और सेरेटिया माइक्रो मार्सेशियंस, ये जो है ये इसके केमिकल इंडिकेटर्स। तो ये हमारा पूरा एक स्टरलाइजेशन की टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बिल्कुल मिस मत करना, इसको याद रख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो सारे स्टरलाइजेशन में है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे आज के वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर ले थोड़ा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हम अलग अलग पैरामीटर्स पे करते हैं। अगर हम 115 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो हमें 10 psi प्रेशर पे 30 मिनट्स करना होगा। 121 जो 15 डिग्री से 15 psi पर 15 मिनट्स, ये सबसे आइडियल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। फिर 126 डिग्री सेल्सियस 20 psi करेंगे तो 10 मिनट तक ही, और 134 30 psi तो 30 मिनट्स। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे एक चीजें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में, तो अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो 3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। 150 पे 2.5 आवर्स, 160 पे 2 आवर्स एंड 170 पे 1 आवर्स के लिए हमें रखना पड़ेगा। ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात हो गई। ठीक, तो ये थोड़ा सा पैरामीटर है जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या है कि हमारे पास दो तरीके की रेडिएशन है मेनली। एक हमारे पास, एक हम यूज करते हैं क्या, गामा रेडिएशन, और दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, दूसरा हम लोग यूज करते हैं कि एक हम गामा यूज करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं क्या, यूवी रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन का जो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो गामा रेडिएशन में सबसे पहले जो चीज है अपने पास वो है सोर्स। तो सोर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई चीजें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट अ मिनट। ठीक, देखो ये पैरामीटर नहीं है, ये क्या है, ये सोर्स है। सोर्स क्या है इसका, कोबाल्ट 60 सीजियम 137 है। फिर इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 5.3 ईयर्स, कोबाल्ट 60 की। इनिशियल एनर्जी जो है इसकी वो कितनी है, 1.3 मेगा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डोज की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 मेगाहर्ट्ज है, और रेडिएशन अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, 25 किलो ग्रे होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये थोड़ा सा टेबल ऊपर नीचे हो गई, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। बाकी मैं PDF अपलोड करने से पहले मैं इसको करेक्ट करके फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे सोर्स जो है वो मर्करी वेपर लेंथ, और रेडिएशन जो है वो क्या है 265 नैनोमीटर होता है। ठीक, अब यहाँ पे दो तरीके की रेडिएशन आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच वन इज आयनाइजिंग, विच वन इज नॉन आयनाइजिंग। तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, आज के बाद आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए। देखो, आयनाइजिंग में कितना वर्ड है, एक वर्ड है। नॉन आयनाइजिंग में कितना वर्ड है, 2 वर्ड है। तो जितने भी सिंगल वर्ड वाले वो हैं, लाइक आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सारी रेडिएशन किस में आ जाएंगी, ये सारी आपकी आयनाइजिंग में आ जाएगी। और जैसे जो डबल, जैसे आपका यूवी हो गया, विजिबल हो गया, ये सारे जो है ये यूवी हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी जिसमें आ जाएंगी, ये सारी इसमें आएंगी। ठीक, तो इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे तो इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड
जो है हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन में भी हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है अपने पास क्या, इथाइलिन ऑक्साइड, दूसरा होता है अपने पास फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन। ठीक है, दो तरीके का स्टरलाइजेशन इसमें होता है। इथाइलिन ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें होती है 60% की। टाइम जो होता है वो 4 to 6 आवर्स का होता है। कंसंट्रेशन जो होता है वो 300 to 450 माइक्रोग्राम मिलीग्राम पर लीटर होता है। और कंटेंट जो होता है वो 10 ppm का होता है। और टेम्परेचर वो सेम चीज रिपीट हो गई। टेम्परेचर इसमें अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसमें भी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम ही होती है। टाइम उसमें 4 to 16 आर था, इसमें 4 to 8 आर है। उसमें गैसियस कंसंट्रेशन जो होता है 4 mg पर लीटर था, इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था। इसका अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा आज का लास्ट पार्ट जो है वो है हेपा फिल्टर्स के बारे में। तो हेपा फिल्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसका फुल फॉर्म है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। इसमें अगर बात करें तो इसकी इफिशियंसी 99.97% की होती है। पार्टिकल साइज जो होता है वो 0.03 माइक्रोन मीटर। और इफिशियंसी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीओपी दैट इज डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ डीओपी की हमारा होता है 66.6 ppm अल्टरनेटिव टू डीओपी लिक्विड पैराफिन। और एफिशिएंसी जो होती है इसकी वो 99.97 जो हमने आगे बात करी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें तो अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर भी एक हमें देखने को मिलता है। अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर या यहाँ पे अल्ट्रा इफिशियंसी आप बोल सकते हो। ठीक, अल्ट्रा इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर भी वो भी सेम ही बात होती है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ इफिशियंसी होती है 99.997% होती है। यहाँ पे 99.97 थी या 997 हो गई। और पार्टिकल साइज है 0.1 माइक्रोन मीटर तक को रोक लेता है। फिर एक और आता है अपने पास वेरी इफिशिएंटली पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो इफिशिएंसी होती है 99.999% होती है। पार्टिकल साइज सेम होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब जो हेपा फिल्टर्स होते हैं इनकी भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं उसकी भी हम बात कर लें। अगर उसकी आपको इफिशियंसी टेस्ट करनी है तो हमने यहाँ बताया डोप टेस्ट, डाइओस्टाइल एरेट टेस्ट और डोप टेस्ट कर लो। अगर इंटीग्रिटी टेस्ट करनी है जो हम वंस अ ईयर करते हैं तो ओल्ड डीओपी टेस्ट कर लो। और एयर फ्लो रेजिस्टेंस के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ड्रॉप चेक करते हैं अक्रॉस द फिल्टर, जो कि मैनोमीटर्स के थ्रू किया जाता है। तो ये एक हमारा बेसिक चीज हो गई। नेक्स्ट, अब लैमिनार एयर फ्लो का पैरामीटर्स क्या होता है। फ्लो डायरेक्शन जो होता है लैमिनार एयर फ्लो में यूनिडायरेक्शनल होता है। तो वेलोसिटी जो होती है इसकी कितनी होती है, 80 to 120 फीट पर मिनट। लैमिनारिटी जो वेलोसिटी वेलोमीटर या एनीमोमीटर से डिटरमाइन करता है। और कीननेस जो होता है वो 100 एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। और फ्लो रेट क्या होता है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड का फ्लो रेट आपको जरूरत होती है। फट से आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि पोसोलॉजी होता क्या है। पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब सिंपल सा समझो कि पोसोलॉजी से हम ये करते हैं कि हमें कितनी डोज, कितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन किसी भी पेशेंट को देना है। ठीक है, उसी से हमें पता चल जाता है कि पोसोलॉजी मतलब पोसोलॉजी से ही हमें ये पता चलता है कि हमें पर्टिकुलर के लिए डोज कितनी डिसाइड करनी है। इसका अगर हम बात करें तो ये जो है वो ग्रीक वर्ड पोसोस से जनरेट है, जिसका मतलब होता है हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या हुआ, कितना, कितनी डोज हमें देनी है। ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है पोसोलॉजी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डोज ऑफ द ड्रग इज नॉट द सेम फॉर एवरी पेशेंट। बिल्कुल सही बात है। पोसोलॉजी टेक इनटू द अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। अब देखो, अभी तो हम यहाँ पे मतलब जो अपने बी फॉर्म लेवल है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो केवल चाइल्ड की डोज कैलकुलेशन पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम पोसोलॉजी को थोड़ा इन डिटेल देखेंगे तो उसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। मेनली 8 वीक एज कंसीडर की जाती है, वेट और बॉडी सरफेस एरिया भी बात होती है, सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल में भी डिफरेंस होता है, सेवियरिटी ऑफ द डिसीज कंडीशन में भी हमें क्या करनी पड़ती है, हमें डोजेज को रिड्यूस करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी पोसोलॉजी के अंदर, या तो पेशेंट का रिस्पॉन्स एंड टॉलरेंस की, किसी पेशेंट में रेजिस्टेंस तो नहीं है, किसी में टॉलरेंस तो नहीं है, वो सारी चीजें आती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे देखें कि एक चाइल्ड जो है वो सेम पैरासीटामोल की डोज जितना एक एडल्ट लेता है उतना वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हम कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड को कितना देना। अब हर चाइल्ड भी अलग होता है, कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कोई बच्चा थोड़ा हेल्दी है उसका वेट ज्यादा है, कोई बच्चा थोड़ा अनहेल्दी मतलब थोड़ा पतला है उसका वेट कम है। तो सबको सेम अमाउंट डोज तो हम दे नहीं सकते, सबके लिए हमें डोज वेरी करना पड़ता है। और वो डोज हमें पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ पोसोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पीडियाट्रिक डोजिंग का एक बेसिक फॉर्म फ्लो चार्ट है, एक उसमें इमेज है, बाकी हम आगे देखेंगे अभी इन डिटेल। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों कर रहे हैं हम। जैसा मैंने कुछ बेसिक्स तो आपको बता दिए, तो वहां पे सबसे चीजें हैं कि वाई एज और साइज बेस्ड स्केलिंग क्यों हो रही है। तो सबसे पहला है कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स, दे हैव डिफरेंट बॉडी कंपोजिशन होता है, ऑर्गन मैच्योरिटी अलग होती है, उनका मेटाबॉलिक रेट्स अलग होता है। और हमें पीडियाट्रिक डाटा नहीं है हमारे पास। मतलब क्या कि जैसे बहुत सारी ड्रग जो होती है ना, सिंस पीडियाट्रिक पेशेंट पे उतनी मार्जिन होती नहीं है ड्रग्स पे, तो जो कंपनीज होती है पीडियाट्रिक के कंपैरिजन में अडल्ट ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा पसंद करती है। तो पीडियाट्रिक ड्रग्स का हमारे पास उतना डाटा नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि
हम जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स है या कोई भी स्टडीज है, तो हम कोई एडल्ट उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है, बट चिल्ड्रन उसमें पार्टिसिपेट, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास बच्चों का उतना डाटा कंपेरेटिवली कम डाटा है और इजी टू यूज, मतलब अगर हम इजीली डोज कम कर सकते हैं तो ये हम चाइल्ड का एज हमें पता है, इजी वेट भी पता होता है, बॉडी सरफेस एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इजीली हम एडल्ट डोज के कंपैरिजन में वो डोज हम निकाल लेते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या क्या है आपका, है यंग्स फॉर्मूला है, डीलिंग्स फॉर्मूला है, कॉलिंग्स फॉर्मूला है, फ्राइड्स फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लर्क्स फॉर्मूला है, कैडजल्स फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला जो है वो अलग अलग बेसिस पे हमें डोज निकालने की होता है। जैसे अगर हम यंग्स फॉर्मूला की बात करें तो अगर हमें ईयर्स में एज पता है तो हम यंग्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे, अगर हमें ईयर्स में डीलिंग से भी निकाल लेंगे और कॉलिंग से। बट अगर हमें बच्चे की एज किसमें मंथ में पता है तो हम किससे निकालेंगे, मंथ में पता है तो हम निकालेंगे फ्राइड्स फॉर्मूला से। अगर हमारे पास बॉडी वेट्स पाउंड्स में पता है तो हम किससे निकालेंगे, क्लार्क से। और केजी में भी होगा तो भी हम इससे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर बच्चे को क्या है कि हमें बॉडी सरफेस एरिया पता है तो उससे हम किससे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कैडजल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला जो है ये ऐसी ही एक टेबल बना के आप आराम से अपने टेबल पे अपने जहां पढ़ते हो वहां लगा लो, भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पे टिपिकल एज ये सारी चीजें तो आप भूल कोई जरूरत नहीं, मेनली आपको पता होना चाहिए ये तीन जो है ये तो बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। जैसे यंग्स फॉर्मूला है चाइल्ड्स डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 अपॉन एंड टू एडल्ट डोज। डीलिंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर एज प्लस 20। अब इसको आप याद रख सकते हो कि यंग्स फॉर्मूला छोटे बच्चे कितने होते हैं, अबाउट 12 साल के बच्चों को हम लोग क्या छोटे बच्चे ही तो कंसीडर करते हैं। फिर डीलिंग्स फॉर्मूला हो गया 20। फिर फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है कि एज इन मंथ, मंथ में आपका क्या होता है फ्राइड्स फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉलिंग्स क्योंकि देखो मंथ में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम फ्राइड फूड नहीं देते ना, अवॉइड करते हैं, तो फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है मतलब मंथ्स में आता है। कॉलिंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर प्लस 12 अपॉन प्लस 1 अपॉन 24। उसका आता है क्लैर्स फॉर्मूला वेट, यहाँ पे एलबी और केजी दो तरीके की यहाँ पे वेट की बात होती है। चाहे यहाँ पे अगर वेट इन यहाँ पे क्या है पाउंड है, एलबी मतलब क्या पाउंड, अगर वेट इन पाउंड है तो 150 रहेगा। अगर यहीं पे वेट हमें केजी में मिल जाए तो ये 150 की जगह क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक। मतलब जब तक पाउंड में वेट एलबीएस में है तो 150 रहेगा, और अगर ये हमारा किस में हो जाता है केजी में आ जाता है तो ये 70 हो जाता है। कैडजल्स फॉर्मूला का क्या होता है बॉडी सरफेस एरिया अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। तो इस तरीके से हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम मतलब एज अगर हमें ईयर में है तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं, उसमें मेंशन नहीं है। वो फॉर्मूला है बेस्टोड्स फॉर्मूला। बेस्टोडोस ने दिया था साइंटिस्ट, इन्हीं के नाम पे बेस्टोडोस फॉर्मूला है ये। इसका क्या होता है एज ईयर में, ठीक है, एज ईयर में प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट, ठीक। एक ये भी फॉर्मूला है जिससे हम अगर हमारे पास ईयर में एज है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है बॉडी सरफेस एरिया। तो बॉडी सरफेस एरिया अगर मैंने बोला था कि बॉडी सरफेस एरिया अगर आपको नहीं पता है तो बॉडी सरफेस एरिया आप निकाल कैसे सकते हो। बॉडी सरफेस एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है ये, अगर हाइट अंडर रूट में लेंगे, हाइट सेंटीमीटर में, वेट केजी में, अपॉन 3600 से डिवाइड कर देंगे तो बॉडी सरफेस एरिया हमें मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे करते हैं। अब जैसे कि अगर हमारे पास एक एडल्ट डोज 400 mg दी गई और चाइल्ड का एज कितना है 6 ईयर, तो हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे अलग से इसको रख के यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि हमने जो यंग्स फॉर्मूला पढ़ा था उसमें था कि एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12, ठीक है। क्या था एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज का, यही था ना। तो एज कितना दिया है 6 अपॉन 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18 इंटू 400। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वो ऑलमोस्ट ये आएगा कितना 133 mg के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। सेम अगर डीलिंग्स फॉर्मूला से लगाते हैं तो डीलिंग्स फॉर्मूला से क्या हो जाता है 6 अपॉन 6 प्लस 20 इंटू एडल्ट डोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डीलिंग्स फॉर्मूला में देखा था एज इन ईयर अपॉन 20, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे 6 प्लस 20 नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत था, ठीक है। मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर हमें 400 mg दिया हुआ है ना तो एडल्ट डोज, तो हमने क्या दिया कि एज कितनी चाहिए 6 अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज कितना 400 mg, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 120 mg एडल्ट डोज निकल पड़ा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्या है अपने पास, अगर फ्राइड्स फार्मूला की अगर हम बात करें तो फ्राइड फार्मूला में क्या होता है एज इन मंथ अपॉन 150। तो एज क्या 6 ईयर है, 6 ईयर मतलब कितना हो गया 72 मंथ्स अपॉन 150 इनको एडल्ट डोज कर दोगे। कॉलिंग्स फार्मूला की अगर हम बात करें
तो कॉलिंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, एज इन ईयर प्लस 1/24, तो 6 + 1/24, तो 7/24 इंटू एडल्ट करेंगे तो 117 mg के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे सारे फॉर्मूला, जैसे अगर हम बात करें कि क्लार्क्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे चाइल्ड का वेट कितना है 50 LBS है, और 50 अगर LBS हो गया तो हमारे पास क्लार्क फॉर्मूला में क्या है कि 50/150 इंटू 400, तो हम निकाल लेंगे। और अगर यहीं पे कैडजिल्स फॉर्मूला है कि मान लो चाइल्ड का वेट आपको दिया, मतलब आपको दिया हुआ है क्या, चाइल्ड की हाइट दी है 120 सेंटीमीटर, वेट दिया 25 kg, तब आपको बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था, ये दोनों को इंटू करेंगे अपॉन 3600 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.91 मीटर आ गया बॉडी सरफेस एरिया। अब बॉडी सरफेस एरिया का हमने पता है कि बॉडी सरफेस एरिया अपॉन 1.73 से करेंगे, तो यहाँ पे 0.91 अपॉन 1.73 इंटू हम करेंगे 400, क्योंकि 400 हमारी एडेड डोज है, तो ऑल हमारा जो है वैल्यू आएगी वो 210 के नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये एक बेसिक से फॉर्मूला से। अब यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस भी है, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट वो नहीं हो सकता, रफ एस्टिमेट हम लोग इसका लगाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे ये नहीं होती है। फॉर इन्फेंट्स लेस देन 1, फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन वन साइड और वेट आर जनरली मोर रिलायबल देन सिंपल एज इन ईयर, वो तो बात हो गई, एज की बात हो गई। बॉडी कंपोजिशन भी अलग अलग होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट प्रैक्टिकल डोज के हिसाब से, लाइक अगर 5 mg आया तो उस उतना पॉसिबल टैबलेट नहीं है, तो प्रैक्टिकल डोज उसके हिसाब से हम लोग उसको राउंड ऑफ करके बताते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एडल्ट डोज की ड्रग जो है 500 mg है, और चाइल्ड का डोज है 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, यंग्स रूल से आपको कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा 25 kg है, एडल्ट डोज 600 mg है, उसको क्लार्क रूल से कैलकुलेट करना है केजी वर्जन से। फिर चाइल्ड का जो है 9 मंथ ओल्ड बच्चा है, उसकी जो एडल्ट की डोज है वो 300 mg है, इनफैंट को फ्राइड रूल से आपको कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेशन डे 2 में हमने कवर किया था पोसोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज्ड टू डिटेक्ट द कंट्रोल स्मॉल डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब क्या है कि एक क्वांटिटेटिव या इसको हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोल सकते हैं, जो क्या करता है स्मॉल क्वांटिटीज के अमाउंट्स को, स्मॉल अमाउंट्स को डिटेक्ट करता है, इम्प्योरिटीज को, जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि लिमिट टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? बिकॉज इस इवन अ स्मॉल इम्प्योरिटीज, मतलब अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाएंगी किसमें, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, तो क्या हो जाएगा, उसकी सेफ्टी, इफिकेसी और स्टेबिलिटी को खराब कर देंगी। और इससे हमें क्या मिलता है, लिमिट टेस्ट से हमें क्या इंश्योर होता है, लिमिट टेस्ट हमारा इंश्योर करता है प्योरिटी एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो ये एक हमारा लिमिट टेस्ट का एक बेसिक आइडिया है। बाकी ये भी है कि लिमिट टेस्ट आर डिजाइन टू इंश्योर इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, ड्रग के ये परमिसिबल, देखो क्योंकि इन्हें हम पूरी तरह से इलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट इनकी एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिमिट टेस्ट से इतना ही होता है कि हम इतना इंश्योर करते हैं कि उस लिमिट से ज्यादा ना हो। ठीक है, दे आर यूजुअली कलर कंपेरिजन टेस्ट होता है, जहाँ पे कलर की इंटेंसिटी को पता करते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अब अलग-अलग जो हमारा फार्माकोपिया है, तो आईपी में कौन कितने लिमिट टेस्ट दिए हुए हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ फ्लोराइड जो आपके सिलेबस में भी है, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो ये जो 5 लिमिट टेस्ट हैं, यही लिमिट टेस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं बैचलर्स में ही। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यही लिमिट टेस्ट, एक यहाँ पे मिस हो गया, लिमिट टेस्ट फॉर लेड भी होगा। ठीक है, 6 सॉरी, हाँ टोटल 6 जो लिमिट टेस्ट है यही हम पढ़ते आ रहे हैं बैचलर से, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग इस वीडियो में फटाफट से डिस्कस करें। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले एक पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट में, सबसे पहले उसका नेम है, फिर उस टेस्ट के करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर उसकी प्रिंसिपल क्या है लिमिट टेस्ट की, फिर उसके बाद हम लोग उसमें रिएजेंट एंड एपरेटस देखेंगे, कौन सा रिएजेंट क्या एपरेटस यूज होता है, फिर हम लोग उसका ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर एक प्रोसीजर देखते हैं बेसिक कैसे काम करते हैं, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके ये पूरा एक पैटर्न रहने वाला है जिसमें हम लोग सभी लिमिट टेस्ट को इसी पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या है कि इससे हम लोग क्या पता करते हैं, जैसे इसका नाम है वैसे ही क्या, क्लोराइड कंटेंट इन अ सैंपल एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है कि नहीं वो पता करने के लिए यूज कर। प्रिंसिपल क्या है इसके बेसिस पे कि जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्ट करते हैं इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एक स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम बनाता कौन है, वो बनाता है हमारे पास, हम डालते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है।
एंड फॉर्म अ इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, देखो AgNO3 था, AgNO3 से Ag निकला और क्लोराइड आयन का Cl निकला और क्या बना लिया, AgCl बना लिया, जो क्या होता है कि इनसॉल्युबल है किसमें, एसिडिक मीडियम में, कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। और क्या बना देता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। जब ये इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट में, तो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या दिखने को मिलेगी, उसमें दिखने को मिलेगी टर्बिडिटी। और वो टर्बिडिटी हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है, टेस्ट की कम है, मतलब हाँ ठीक है आपका सैंपल पास है। अगर टेस्ट की जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा टर्बिडिटी शो कर रहा है, मतलब सैंपल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ लफड़ा है। ठीक है, चलो। तो इसमें रिएजेंट का यूज होने वाले सैंपल सॉल्यूशन होगा स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मैंने बताया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, और साथ में टेस्ट ट्यूब पिपेट्स, वो तो सारी चीजें कॉमन है। अब इसका जो मेन चीज है इक्वेशन में क्या है, क्लोराइड आयन है, Ag प्लस हमने डायरेक्ट ले लिया, AgNO3 से Ag प्लस डायरेक्ट निकल गया, और यहाँ क्या बना, AgCl बना, जो क्या बनेगा, एक व्हाइट कलर का पीपीटी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में NO3 निकल जाएगा, NO3 माइनस बाहर निकल जाएगा, NO3 माइनस किसका, AgNO3 है। ठीक, तो ये एक इसका बेसिक सा रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर आउटलाइन वही सारी चीजें जैसे आपने बैचलर्स में किया हुआ है, क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी को कंपेयर करना। ऑब्जर्वेशन, अगर टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल ग्रेटर लेस देन या इक्वल टू है टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड से, मतलब पास है। अगर आपका टर्बिडिटी सैंपल जो है वो ग्रेटर टर्बिडिटी शो कर रहा है सैंपल की, तो क्लोराइड की जो है वो एक क्लोराइड आयन जो है वो एक लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो ये बेसिक चीज है, इसमें बस आपको क्या याद रखना है, इसमें बस आपको इसकी प्रिंसिपल याद रखनी है और साथ में रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन तो सेम ही होने वाला है, तो वो आपको पता रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सल्फेट की लिमिट टेस्ट की अगर हम बात कर ले, तो सल्फेट आयन SO4 इन द सैंपल में है कि नहीं। प्रिंसिपल सल्फेट आयन क्या होता है कि वो बेरियम क्लोराइड BeCl2 से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, और वहां हमने देखा था कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HCl वो एसिडिक मीडियम कर रहा था। यहाँ कौन बनाता है, यहाँ बनाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिफाई करता है, तो वो याद रखना आपको। इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो BeSO4 एक इनसॉल्युबल सल्फेट बनता है, और वहां पे क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने उसमें देखा, सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर सेम ही रहने वाले। यहाँ पे देखो SO4 माइनस था, अब यहाँ पे BaCl2 होता है। ठीक है, BaCl2 आगे किस में क्लास वो हो जाता है, Ba2 प्लस प्लस Cl2Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया Ba2 प्लस SO2 2 माइनस के साथ रिएक्ट किया, बना क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो क्या है व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा, और साथ में 2 क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, BaCl2 अगर हम लेते हैं तो। ठीक है, तो ये इसका मेन रिएक्शन है, यहाँ से हमारा काम होगा। अब यहाँ पे ये दो चीजें और एक चीज हम और यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग अल्कोहल का भी यूज होता है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी इसमें बताया ना कि डाइल्यूट HCl यूज हो रहा है, अब ऐसे ही एक चीज यहाँ पे अल्कोहल का भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि जो सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सुपर सैचुरेशन ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरियम सल्फेट, मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हम लोग अल्कोहल का यूज क्यों करते हैं, ताकि सुपर सैचुरेशन ना हो, प्रिवेंट किया जा सके। बाकी ऑब्जर्वेशन सेम चीज वही है कि अगर टर्बिडिटी ज्यादा है तो फेल हो जाएगा, टर्बिडिटी कम है तो पास हो जाएगा। ठीक, चल आयरन की लिमिट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। आयरन क्या करता है कि एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट या फेरिक थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो। इन एल्कलाइन सॉल्यूशन में, जब हम इसमें अभी तक हम लोग एसिडिक देख रहे थे, यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन में विद थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो और सिट्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें सबका अलग अलग यूज होता है, क्या यूज होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ठीक है, और अल्कलाइन सोल्यूशन के प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जो पर्पल कलर का शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, और सेम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है, समझिए बात को। और अब आप कह रहे हो कि सर एक हम एसिड भी ले रहे हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमने बता दिया सिट्रिक एसिड क्यों होता है। सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है। और जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कलर डेवलप हो रहा है, हमने देखा पर्पल कलर जो हो रहा है, वो पर्पल कलर केवल अल्कलाइन मीडियम में ही डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से जो कलर डेवलपमेंट है वो केवल अल्कलाइन मीडियम में ही हो पाएगा। इसीलिए हम लोग अमोनिकल अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं, मतलब अमोनिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लो, सिंपल सा Fe2 प्लस है, यहाँ थायोग्लाइकोलेट के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे फेरस थायोग्लाइकोलेट या फेरिक थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे दो चाहिए हो रहे हैं ना, अगर Fe2 प्लस है
और 3+ है, तो एक हमारा फेरस हो जाता है, एक होता है फेरिक हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे फेरस साइक्लोएक्टिलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो क्या करेगा, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स शो करेगा। ठीक है, चलो। तो ये यहाँ प्रोसीजर आउटलाइन है। सैंपल क्या है कि अगर कोई पर्पल कलर नहीं है या वीकर देन स्टैंडर्ड है, मतलब पास हो गया। अगर पर्पल कलर इक्वल या स्टैंडर्ड से ज्यादा है, मतलब क्या है, आयरन ज्यादा है वहाँ पे। ठीक, तो ये एक हमारा इसकी लिमिट टेस्ट को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट आता है हैवी मेटल्स के लिए। ठीक है, अब हैवी मेटल्स के लिए जो यहाँ पे फार्माकोपिया में वो लिया है, इंडियन फार्माकोपिया में लिमिट कितनी दी हुई है, 20 ppm दी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हैवी मेटल्स के लिए कितनी लिमिट है, 20 ppm इसकी लिमिट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल हैवी मेटल वो डिवाइड करते हैं, जैसे लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये सारी चीजें हैवी मेटल्स को यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इन एसिड सोल्यूशन H2S गैस प्रेसिपिटेट्स मेटल सल्फाइड्स व्हिच कोलॉइडली रिमेन सस्पेंडेड ब्राउनिश कलर देता है। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हैवी मेटल का रिएक्शन जब हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है हमारे पास कि ये सल्फाइड और हैवी मेटल का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो क्या होता है कि ब्राउनिश कलर का सस्पेंडेड रहता है, उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी एक हैवी मेटल हो गया, ठीक है, उसका H2S से हमने रिएक्ट किया तो मेटल और सल्फाइड का कॉम्प्लेक्स बन गया और 2H+ बाहर निकल गया, और ये जो सल्फाइड और मेटल का कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउनिश कलर का हमें वहाँ पे दिखेगा। तो हम उससे क्या करेंगे, ब्राउन कलर की जो कलर होता है वो हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग हैवी मेटल का करा लेते हैं। एक तो सैंपल टर्बिडिटी अगर वही है तो मतलब अगर इक्वल तो मतलब 20 ppm के पास, अगर इक्वल टू और लेस देर है, और अगर सैंपल की टर्बिडिटी ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मेटल है तो वो पास नहीं होगा। ये हमारा इसका बेसिक सा क्लियर है। ठीक, चलो। नेक्स्ट आता है आर्सेनिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो आर्सेनिक से पूछे जाते हैं, और आर्सेनिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आर्सेनिक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा था, इसका एपरेटस, कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है, तो गिडजेट्स ऑपरेटस हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आपने बैचलर्स में प्रैक्टिकल भी किया होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर वेपर लगा के। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्सेनिक का वो होता है, आर्सेनिक की जो लिमिट है वहाँ पे हमने हैवी मेटल्स की देखी थी 20 ppm, आर्सेनिक की जो लिमिट है वो 2 ppm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्सेनिक की लिमिट है। अब अगर हम और आगे देखें तो क्या चीज़ है, प्रिंसिपल आर्सीन गैस। आर्सेनिक में क्या होता है कि आर्सीन गैस जो है वो क्या करती है हमारे पास, आर्सीन गैस जनरेटेड बाय द रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक एसिड के रिडक्शन से आर्सीन गैस जनरेट होती है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जब रिएक्ट करती है तो येलो स्टेन प्रोड्यूस करती है। अब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी स्टेन की, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारे पास वहाँ पे आर्सेन प्रेजेंट है। तो ये हमारी आर्सेनिक उतना ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रेजेंट एंड ऑपरेटस, मेनली जो ऑपरेटस यूज होता है गिडजेट्स ऑपरेटस यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। हाँ, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इतना, बाकी सारे बेसिक वही। अब देखो सबसे पहले क्या क्या रिएक्शन होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास Zn+2HCl से रिएक्शन होकर ZnCl2+H2 बनता है। ठीक है, 2H+। अब यहाँ पे ये 2H+ बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलता है, ये निकलता है 2H+। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है ये हमारे से रिएक्शन करता है आर्सेनिक एसिड से। अब ये आर्सेनिक एसिड 2H+ के बाद में से रिएक्ट करके क्या कन्वर्ट कर जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनियस एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेनियस एसिड में। ठीक है, आर्सेनियस एसिड में। अब ये आर्सेनियस एसिड अगेन 3H+ से रिएक्ट करके ये जो H2O यहाँ से निकल रहा है, इसी H2O से निकल के H+ से रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये बना देता है क्या, आर्सीन गैस। ASS3 जो है ये क्या है, आपकी आर्सीन गैस है। ठीक है, अब ये जो आर्सीन गैस है ये मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन करा के क्या बना देती है, येलो स्टेन बना देती है। ये जो Hg3AsCl है ये क्या है, ये येलो स्टेन बना देगी। यहाँ पे Cl यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे Hg नहीं होगा, Hg3 मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा Hg3As बस। Cl क्योंकि यहाँ पे रख दिया ना, Cl ये Cl के साथ आ गया, तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा येलो स्टैंड देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए बात, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका मेन रिएक्शन है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इसकी जो लिमिट है वो कितनी होती है, वो हमारी 2 ppm से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो प्रोसीजर आउटलाइन यही हो गया सारी चीज़ें। अब अगर इसका सैंपल की बात, मतलब ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो अगर येलो स्टेन जो है लेस इंटेंस है, या इक्वल है किसके स्टैंडर्ड उस पर, तो 2 ppm हो जाएगा। अगर डार्कर है मतलब 2 ppm से ज़्यादा की आर्सेनिक प्रेजेंट है वहाँ। अब नेक्स्ट आगे बात कर ले, आज का हमारा जो लास्ट लिमिट टेस्ट है वो है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, जो कि हम लोग इसके मेथड को क्या बोलते हैं, डाइथाइजोन मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लेड के स्पेसिफाइड लिमिट के लिए लेड को हम लोग चेक करते हैं। लेड फॉर्म रेड वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है डाइथाइजोन के साथ में। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम डाइथाइजोन क्या होता है हमारे पास, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन उसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हमारा लेड थाइथाइजोन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, सैंपल क्या है यहाँ पे, सैंपल वही सारी चीजें। यहाँ लेड हो गया डाइथाइजोन, और वहाँ पे क्या बनेगा, लेड डाइथाइजोनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो क्या होगा, रेड वायलेट कलर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रेजेंस और क्या यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है डाइफिनाइल थायो कार्बाजोन का यूज करते हैं। तो
ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा एक वो बन गया। अब इसके बाद इसकी हम लोग टर्बिडिटी को कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, ये जो डाइथायोजोन होता है ना, खुद जो होता है ना डाइथायोजोन, ये किस कलर में होता है, खुद ये होता है ग्रीन कलर में, ठीक है। बट जब एलिड के साथ मिल जाता है तो रेड और वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम लोग कंपेयर करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये प्रोसीजर हो गया और इंटरप्रिटेशन सबका सेम ही है कि सब सैंपल की कलर इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो गई तो मतलब कम है तो पास है, ज्यादा हो गई तो फेल है, सिंपल सी बात है। चलो, तो ये थे हमारे सारे लिमिट टेस्ट। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट ड्यू टू द सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन। द रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट द क्लोराइड आयन इन लिमिट टेस्ट, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग। विच एसिड इज यूज टू एसिफाई द सॉल्यूशन इन सल्फेट लिमिट टेस्ट। इन आयरन लिमिट टेस्ट पर्पल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विथ, किससे फॉर्म करता है। द येलो स्टेन ऑब्जर्विंग गडजेट्स टेस्ट इज ड्यू टू। द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल इन्वॉल्व द पासिंग विच गैस थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो कि अपकमिंग डेज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्मेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। कॉस्मेटिक्स आर द प्रोडक्ट अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली द हेयर, नेल्स, लिप्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लींजिंग, ब्यूटीफाइंग, इनहेंसिंग अपीयरेंस और अल्टरिंग द बॉडी ऑर्डर। एक इंपॉर्टेंट नोट है, कॉस्मेटिक डू नॉट क्लेम टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर उसमें कॉस्मेटिक्स अलग और अलग होती है और ड्रग अलग होता है, और अगर कोई ऐसा है कि जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी के फंक्शन को या कोई ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है, तो वो कॉस्मेटिक नहीं, वो किसमें वो एक नई कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मास्यूटिकल्स, ठीक है। मतलब क्या, फार्मास्यूटिकल्स, वैसे कॉस्मास्यूटिकल्स आ जाता है। तो मतलब कोई कॉस्मेटिक्स है जो ट्रीटमेंट या किसी डिसीज के प्रिवेंशन में भी हेल्प कर रही है, तो वो कॉस्मास्यूटिकल्स के अंदर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, कॉस्मेटिक इज अ नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट, बता दिया। स्किन बॉडी फंक्शन को नहीं होता, बस एस्थेटिक अपील और हाइजीन एंड फ्रेशनेस के लिए होता है। कॉमन एग्जांपल जैसे स्किन का क्रीम हो गया, लिपस्टिक फॉर मेकअप्स हो गया, डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम, शैम्पूज, कंडीशनर, नेल पॉलिश, ये सारी चीजें हो गई। चलो, तो सबसे पहले कॉस्मेटिक्स की सबसे पहले बात करेंगे तो स्किन जो हमारी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो सबसे पहले होती है स्किन के बारे में। अब स्किन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं क्या है, पीएच। पीएच 4 to 5.6। अब ये बात करते हैं कि पीएच को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्यों है। Because the slightly acidic mantle help inhibit the bacterial growth and maintain the barrier function. Formulation should be respect this pH to avoid the irritation. मतलब क्या चीज़ है कि अगर हम ये pH देख रहे होंगे तो ये slightly acidic pH है, क्योंकि न्यूट्रल तो 7 होता है, तो ये slightly acidic pH है। और slightly acidic pH जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि हेल्प करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने में और एक बैरियर फंक्शन को मेंटेन करके। तो इसी पीएच को ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्मुलेशन डिजाइन करनी चाहिए। अगर पीएच में चेंज आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर हमें स्किन में इरिटेशन और बाकी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमें स्किन के पीएच को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कोई भी स्किन के लिए फॉर्मुलेशन डिजाइन कर रहे हैं। चलो, ठीक है। तो सबसे पहले जो होती है, क्या क्या चीजें होती है स्किन के, जो हम लोग फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें सबसे पहले आता है क्रीम आती है आपके पास। उसके बाद क्रीम में भी अलग अलग तरीके की क्रीम्स आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीम में। तो सबसे पहले जो क्रीम है वो है कोल्ड क्रीम। अब कोल्ड क्रीम में क्या होता है कि कोल्ड क्रीम होता है टाइप वाटर इन ऑयलिंगल्स। अब देखो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट, दो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की क्रीम्स में कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक होता है कोल्ड क्रीम, दूसरा होता है वैनिशिंग क्रीम। कोल्ड क्रीम क्या होता है, वाटर इन ऑयल, और वैनिशिंग क्रीम क्या होता है, ऑयल इन वाटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद इसलिए रखना है कि देखो, अगर आप स्किन पे पानी लगाते हो तो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है थोड़ी देर में। बट अगर आप वहीं पे वो लगा लो, स्किन पे क्या लगाओ, स्किन पे अगर आप तेल लगा दो तो तेल उतनी जल्दी गायब होगा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वैनिशिंग क्रीम में वाटर ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्रीम लगाने के बाद वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। जबकि कोल्ड क्रीम में क्या होता है, ऑयल ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा टाइम तक हमारे स्किन पे रहती है। तो इससे आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीजें हो गई कोल्ड क्रीम की। अब देखो यहाँ पे आपको, आपने वैसे पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें होती है अलग अलग चीजें, तो मैं बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूँ, ठीक है। सेमेस्टर का नहीं है कि मैं बताऊँ कि क्रीम ये होती है, लोशन ये होता है, ऑइंटमेंट ये होता है, नहीं। जो क्वेश्चन आता है मैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड क्रीम में बोरेक्स का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोरेक्स इन द कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम में जो बोरेक्स यूज होता है वो किस तरह से यूज होता है, इमल्सीफायर के साथ यूज होता है, फैटी एसिड्स इन द ऑयल के साथ रिएक्ट करके सोप्स बनाता है और स्मूथ और व्हाइट अपीयरेंस भी देता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी जीपैट में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। तो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। अब इसका कोल्ड क्रीम का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द ऑक्यूलेशन टू ट्रैप द मॉइस्चर, लीव स्किन फीलिंग सॉफ्ट एंड प्रोटेक्ट इट, ठीक है। ड्राई स्किन और नाइट टाइम यूज के लिए कोल्ड क्रीम जो है वो हमारी बेस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल ऑयल्स और बीज वैक्स का यूज किया जाता है एज हमारा उसके लिए, किसके लिए, इसके ऑयल फेज में, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वैनिसिंग क्रीम क्या होता है? ऑयल एंड वाटर इमल्सन होता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है स्टीयरिक एसिड होता है। अब स्टीयरिक एसिड का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फैटी एसिड दैट थिकन्स द ऑयल फेज एंड हेल्प्स टू स्टेबलाइज द इमल्सन। इस इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, किसको? स्टीयरिक एसिड को। इसका फंक्शन क्या है? बिकॉज़ इट वॉशेस ऑफ विथ वाटर, इट वैनिशेस फ्रॉम द स्किन लीविंग अ नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइज्ड फील। मतलब क्या है? कि अगर ऑयल वाला है वो हमारा एक ग्रीजीनेस देगा कि मतलब हाँ, स्किन पे कुछ लगा हुआ है। ये क्या होगा कि ये वैनिश ऑफ हो जाएगी, तो कोई भी एक ग्रीजीनेस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा वैनिशिंग क्रीम की बात हो गई। ठीक है? और बाकी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ह्यूमेक्टेंट सा भी यूज़ करते हैं, अल्कलीज़, इमल्सिफाइंग एजेंट, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? वो है स्टीयरिक एसिड। इसका जो है वो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन इंग्रीडिएंट। ठीक है? चलो आगे बात करते हैं सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन आपने देखा होगा कि बहुत सारी सनस्क्रीन चल रहे हैं, एसपीएफ 50, एसपीएफ 30, एसपीएफ कितना, मतलब एसपीएफ पे ही बेच रही है सारी कंपनीज। तो एसपीएफ का मतलब क्या होता है? एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है? कि वो कितना सन से प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है? मेजरिंग द यूवीबी प्रोटेक्शन को मेजर करते हैं। एंड एसपीएफ ऑफ 30 मीन्स यू कैन स्टे 30x लॉन्गर विदाउट द अनप्रोटेक्टेड स्किन। मतलब क्या कि अगर आप नॉर्मल टाइम पे जब जाते हैं तो उससे 30 गुना लॉन्गर टाइम तक आप सन में रह सकते हो उस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को लगा के। तो अभी आप देखे होंगे कि एसपीएफ 50 और पता नहीं कितना कितना चल रहा है। एसपीएफ 30 तक अगर आपको कोई भी सनस्क्रीन है अच्छी ब्रांड की, एसपीएफ 30 तो आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें इनऑर्गेनिक ब्लॉकर से यूज होता है, लाइक TO2 हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? फिजिकल बैरियर वो करते हैं ताकि जो लाइट है और उसको इस यूवी रेस को स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट करके। पाबा, यहाँ पे पाबा भी यूज़ किया जाता है कि ये क्यों? क्योंकि ये है वन ऑफ द अर्लीस्ट केमिकल यूवी बी अब्जॉर्बर होता है और ये हमारा लेस कॉमन होता है। अब कम यूज़ होता है क्योंकि एलर्जी कंसर्न की वजह से। बट पहले क्या होता है कि यहाँ पे पाबा का भी यूज़ किया जाता था, तो अभी इसको हटा दिया गया, अभी वो यूज़ नहीं होता। अभी क्या यूज़ होता है हमारे पास? इनऑर्गेनिक ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यूवीबी क्या है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे यूवीबी कुछ नहीं है, दो तरीके की रेडिएशंस होती है, यूवीए और यूवीबी, ठीक है? तो वही यहाँ पे मेंशन है, बाकी और कुछ नहीं है, अलग से कोई रेडिएशन यहाँ पे नहीं बना दी गई है, ठीक है? तो वो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग क्रीम। ब्लीचिंग क्रीम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग क्रीम का हमारा क्या होता है कि जो मेलानिन है स्किन में, स्किन का कलर किसकी वजह से होता है? मेलानिन में होता है। तो उसको डीपिगमेंट करना या डीकलराइज़ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग क्रीम का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है? ये हमारा मेलानोसाइट्स जो मेलानोसाइट सेल्स जो है, जो मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको क्या कर देता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग मेन इंग्रीडिएंट जो होता है, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 होता है। ये क्या करता है? रिलीज़ करता है फ्री रेडिकल ऑक्सीजन दैट ऑक्साइड्स द मेलानिन को ऑक्सीडाइज़ करके लाइटनिंग स्किन के डिस्कलरेशन को जो होता है वो लाइट कर देती है। कॉशन, ओवर यूज कैन कॉज द इरिटेशन और अनइवन ब्लीचिंग भी कॉस्ट आ सकता है। पता चला कहीं पे आप लाइट हो गए, कहीं पे डार्क हो गए, तो पैचेस भी हो सकता है, तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से इसको यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटी रिंकल क्रीम, ठीक है? एंटी रिंकल क्रीम क्या होता है? जो हमारा एंटी एजिंग क्रीम भी इसको बोला जाता है, आजकल बहुत यूज हो रहा है। आपने देखा होगा कि रेटिनॉल यूज कर लो, वो यूज कर लो, अलग अलग सीरम्स आ रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें किस वजह से? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेटिनॉल है वो क्या होता है? विटामिन है। वो क्या करता है? इंक्रीज करता है सेल टर्नओवर को, वहाँ पे जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अब जब वहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे स्मूथनेस आ जाती है, एक स्मूथ और फाइन लाइंस को वो करता है। जो स्किन हमारी जो थोड़ा सा अंदर से एम्प्टी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, वो उसको फिल अप करके अच्छी सी नई वो देता है, ठीक है? इसमें एक और आर्जिनिन का भी यूज़ किया जाता है, एसिटाइल हेपेटाक्साइड हेक्सापेप्टाइडेट है, जो पेप्टाइड क्या करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। मतलब क्या होता है? जैसे वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तभी तो आपको एजिंग में क्या होता है? जैसे जो आप एज्ड पर्सन को देखोगे, तो उनकी मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उनको क्या कर देता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स को इनहिबिट कर देता है और वहाँ पे क्या होता है? इसको हम लोग टॉपिकल बोटॉक्स भी बोलते हैं। तो मसल क्या होता है? रिलैक्स रहती है, तो स्ट्रेच्ड रहती है, और जब स्ट्रेच रहती है तो एंटी एजिंग का तरीके से काम करता है। Coenzyme Q10, an antioxidant that protect the cell from the free radical damage and support the energy production in the skin सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम करता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अब इसी में हम लोग एक कलर कॉस्मेटिक्स देख ले, जो हम लोग यूज करते हैं, लिपस्टिक। लिपस्टिक क्या होता है? एक ब्रोमो मिक्सचर है, टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेन, ठीक है? हाई इंटेंसिटी डाई प्रोवाइडिंग ब्राइट कलर होता है, ठीक है? लास्टिंग, यहाँ पे टेट्रा ब्रोमो फ्लोरेसिन का यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है? इसको याद रखना आपको, हाई इंटेंसिटी डाई है जो कलर प्रोवाइड करता है। इसमें दो तरीके के बेस का हम लोग यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स मेनली और कैस्टर वाइट। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बेस आप देखोगे, सिटाइल अल्कोहल भी यूज़ होता है, लैनोलिन भी यूज़ होता है, ठीक है? तो बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो कौन सा है? वो है पैराफिन वैक्स है, और साथ में अपना दूसरा जो है वो कैस्टर ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला है। ये दोनों वैक्सेस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो ये बात थी स्किन के कॉस्मेटिक्स की, जिसके बारे में हम लोग बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हेयर के कॉस्मेटिक्स के बारे में, ठीक है? हेयर कॉस्मेटिक्स में हम लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं? हेयर कॉस्मेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा होता है शैम्पू। शैम्पू में क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं? एनायनिक सर्फेक्टेंट प्रेज़ेंट होते हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट लाइक सोडियम लॉरियल सल्फेट। ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें सर्फेक्टेंट का पता है, वो सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं और ऑयल्स एंड डस्ट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है सिक्वेस्टरिंग एजेंट दैट इज़ EDTA या सिट्रिक एसिड होता है। ये क्या करता है कि जो हार्ड वाटर में मेटल आयन है, उससे बाइंड करके सोप का वो एक लेदर फ़ोम जो है वो बना के रखता है।
एंटी डैंड्रफ एजेंट्स के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, सेलेनियम सल्फाइड यूज़ करते हैं जो ईस्ट को करता है, और बाइथेनॉल का भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे एंटी डैंड्रफ एक्टिव्स। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, एंटी डैंड्रफ एजेंट्स कौन सा यूज़ हो रहा है। ये चीज़ें जब आप याद रखोगे ना, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ अलग से नया कोई क्वेश्चन लेके नहीं आता है, बस ऐसे यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हेयर कलरेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हेयर कलरेंट्स की अगर हम बात करें, जो हेयर कलर दो तरीके का होता है, एक होता है सेमी परमानेंट डाई जिसको नाइट्रो एमिनो डाई बोलते हैं या पिक्रेमिक एसिड। दूसरा होता है परमानेंट डाई जो हमारे उसको क्या करता है, परमानेंटली कलर कर देता है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके होता है, सेमी परमानेंट में मॉलिक्यूल क्या होता है, हेयर के सरफेस पे डिपॉजिट होगा, डीपली पेनिट्रेट नहीं करते, कुछ वॉश आउट पे कई बार आप शैम्पू से वॉश करोगे तो वो निकल जाते हैं। और परमानेंट डाई में क्या होता है, ऑक्सीडेशन डाई होता है, मेटेलिक डाई होता है, वेजिटेबल डाई और ब्लीचेस होती है। ठीक है, परमानेंट डाई ऑक्सीडेशन में डाई क्या होता है, पैराफिनाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, हेयर के सैफ्ट को पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके लार्ज कलर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। मेटेलिक डाई में होता है, रेयर होता है क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी होता है, बट लेड एसिटेट जैसे मेटालिस मेटल्स को हम लोग यूज करते थे, बट अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। लेड डाइज यूज होती थी, बिस्मथ डाइज यूज होती थी, सिल्वर डाइज भी यूज होती थी, बट अब ये नहीं यूज होती। वेजिटेबल डाई की बात करें तो हेना हो गया, उसके बाद होता है चैमोमाइल भी होता है। ये क्या करता है, प्लांट डेराइव पिगमेंट्स होता है जो केराटिन से बाइंड करके कलर प्रोड्यूस करता है। ब्लीचेस भी होता है, फर्स्ट क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मिनरल को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद नया डाई को नई डाई से प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ब्लीचेस होता है। ब्लीचेस अभी हमने एक पीछे देखा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा एक हमारा परमैंगनेट सॉल्यूशन भी, वो भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो हेयर कलरेंट्स हो गए। अब हेयर रिमूवर्स की अगर हम बात करें, हेयर रिमूवर्स दो तरीके के होता है, एक होता है डिप्लेटरी प्रिपरेशन, दूसरा एक होता है इपीलैप्टरी प्रिपरेशन। मतलब क्या है इपीलैप्टरी। ठीक है, डीपीलैप्टरी क्या होता है कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये हमारा परमानेंट नेचर का होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके का यूज होता है, हमारे कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट यूज होते हैं, और फॉर्मुलेशन जो बनता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो केराटिन का डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, हेयर को स्ट्रक्चर को वीक करेगा ताकि हम उसको इजीली रिमूव आउट कर सके। और ये भी आपके जीपैड में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एल्कलाइन क्रीम के तरीके से फॉर्म करेगा जो हमारा है, उसको लगाओ और आप इजीली उसको रिमूव कर दो। तो ये जो नॉर्मल अभी हम लोग एड्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हेयर रिमूव करने के लिए, वो क्या होता है, वो एक हमारा डिप्लीटरी प्रिपरेशन होता है। मतलब एक वो होता है, क्या होता है हमारा, टेम्परेरी होता है। दूसरा एक होता है परमानेंट, जो होता है परमानेंट, जैसे आप फीमेल्स देखोगे तो जो है वो थ्रेडिंग कराती हैं, वैक्सीन से जो रिमूव किया जाता है ताकि जो अंदर से निकल जाता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा परमानेंट होता है। बाकी नॉर्मल जैसे आप वो करते हो, जैसे आपका भी हेयर रिमूवल स्प्रे थोड़ा सा आगे, और जो है वो हमारे क्या होता है, वो हमारा टेम्परेरी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेल कॉस्मेटिक्स। नेल कॉस्मेटिक्स में तीन चीज, दो पहले नेल कॉस्मेटिक्स दो तरीके से क्लासीफाई होता है, एक होता है नेल लैकर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है अपने पास ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स। नेल लैकर्स में हमारा क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सेलुलोज नाइट्रेट, जो फिल्म फॉर्मर होता है, और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ऑक्सिलरी की बात करें तो यहाँ पे नेल ब्लीच, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसमें। नेल पॉलिशेस एंड क्यूटिकल रिमूवर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। नेल पॉलिशेस तो आप यूज करते हो, और साथ में क्यूटिकल रिमूवर्स का भी हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओरल। ओरल हाइजीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्वेश्चन है उस, मतलब उस पर क्या क्या चीजें। सबसे पहले जो ओरल में डेली हम लोग यूज करते हैं, क्या है वो, डेली हमारा यूज किया जाने वाला है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, उसका क्या क्या यूज है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्या है, एक एब्रेसिव दैट पॉलिशेस द टीथ सरफेस विदाउट एक्सेसिव इनेमल वियर। मतलब क्या है, एक एब्रेसिव एजेंट है जो क्या करता है, उसको हमारा टीथ सरफेस को पॉलिश करता है बिना किसी भी इनेमल को रिमूव किए हुए। और क्या क्या चीजें, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट हमने एक देखा, और क्या क्या यहाँ पे यूज हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट तो है ही, डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटी कैरीज एजेंट। ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट में क्या काम करता है, ठीक है, जो हमारा कि कैरीज जो फॉर्म हो रही, दीज आर एजेंट विच हेल्पिंग द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डीके। ठीक है, जो हमारा दांत के टूथ के डीकेइंग को प्रिवेंट करती है। इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, सोडियम लॉरेल सार्कोसक्सिनेट का यूज किया जा सकता है, और साथ में सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डिसेंसिटाइजर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। क्योंकि अभी आप वो करो तो थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम तक जैसे आप ब्रश करके निकलते हो तो थोड़े टाइम तक आपकी सेंसिटिविटी कम रहती है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, वहाँ पे हमारा स्ट्रोंटियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। एंटी प्लाक एजेंट की बात करें तो वो होता है ट्रिक्लोसिन का यूज किया जाता है, जो एंटी बैक्टीरियल है, जो वाइडली यूज किया जाता है। बट अभी कुछ मार्केट्स ने इनको रोक दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा वो है क्या, सेफ्टी इशूज है। तो इसके अलावा एक इसका अल्टरनेटिव है जो क्या यूज होता है, क्लोरहेक्सिडिन का यूज किया जाता है हम लोग ट्रिक्लोसिन की जगह पे। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वो थे एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल।
ये सारी चीज़। तो ह्यूमेक्टेंट के रूप में अगर हम बात करें तो ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिसेंसिटाइजर का यहाँ पे तो हमने बताई दिया, नॉट एम्प्लॉयड। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमारा ओरल में टूथपेस्ट में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टूथ पाउडर का क्या फॉर्मुलेशन है, मेन जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, सिलिका डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इसमें प्रेजेंट होता है। बाकी इसमें सर्फेक्टेंट यूज़ होता है। सर्फेक्टेंट हमारा कौन सा यूज़ होता है, SLS यूज़ होता है। स्वीटनर आपका सैक्रिन है। बाकी अलग अलग से फ्लेवर्स आते हैं, लाइक वोलेटाइल ऑयल, पेपरमिंट फ्लेवर, स्पेरमिंट फ्लेवर, तो ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स तो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उसमें सिंपल सा फ्लेविंग होता है। अब अभी जो नई चीजें चल रही है वो क्या है, माउथ रिंस, ठीक है। उस एक सॉल्यूशन फॉर्म में आता है जिससे हम लोग माउथ को रिंस करते हैं, बट उसको इंजेस्ट नहीं करना होता, बस आप माउथ के अंदर रख के फिर उसको बाहर वो कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे क्या चीजें यूज होती है, इसमें यूज होता है इथेनॉल। 5 to 25% इथेनॉल यूज होता है, जो क्या होता है एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है और साथ में एक्टिव कैरियर फॉर अदर एक्टिव्स, मतलब एज अ कैरियर के रूप में भी यूज करता है। उसके अलावा फ्लोराइड्स यूज किया जाता है, बट लेस देन डीमिनरलाइजेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफन सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। थेरेपेटिक एक्टिविटी जो मेन इसकी होती है वो फ्लोराइड की वजह से ही होती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, वो तो हर जगह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बायोफार्मास्यूटिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दैट इज ADME, ठीक है। किसके बारे में, ADME के बारे में स्टडी होती है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी फोकसिंग ऑन हाउ द फॉर्मुलेशन अफेक्ट द ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब क्या है कि जो फॉर्मुलेशन है वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेपेटिक इफेक्ट को कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे, उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है बायो फार्मास्यूटिक्स के, ताकि अब आपके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा वो नंबर मिलेंगे नहीं, बट रियलिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है, डोज कैलकुलेट करने के लिए, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, ड्रग का क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए, और ट्रीटमेंट जो प्लान्स होते हैं कि मतलब किस पर्टिकुलर पेशेंट को कितना ड्रग डोज दी जानी चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारी ही कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, हमारे फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला जो अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, परफ्यूजन रेट, जो हमारा पहला फॉर्मूला होने वाला है वो किसका है, वो है परफ्यूजन रेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि वो चीज जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो परफ्यूजन रेट होता क्या है, डिटरमाइंस हाउ क्विकली अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द टिश्यू, मतलब क्या है कि परफ्यूज क्या कितनी फास्ट या कितनी किस स्पीड से जो ड्रग है वो ब्लड से टिश्यू में जा रही है, इसी को हम लोग बोलते क्या है, इस रेट को हम लोग बोलते हैं परफ्यूजन रेट, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्लड फ्लो एंड ड्रग्स एफिनिटी टू टिश्यू, ये किससे द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है ब्लड के फ्लो के द्वारा और ड्रग की एफिनिटी कि पर्टिकुलर ड्रग की जो टिश्यू के लिए क्या एफिनिटी है उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, परफ्यूजन रेट को हम लोग किससे वो करते हैं, परफ्यूजन रेट इज इक्वल टू KT इंटू KT/B। यहाँ पे जो KT/B ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, K इंटू T/B, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। KT इज इक्वल टू K इंटू T, KF इंटू KT/B। अब यहाँ पे KF क्या होता है, KF होता है फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट होता है, और KT/B, T मतलब होता है आपका, T से हो गया क्या, T से हो गया टिश्यू, ठीक है, और B से हो गया आपका ब्लड, ठीक है। तो टिश्यू ब्लड का जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा KT/B, ठीक है, समझिए बात को। तो ये दो चीजें हो गई, परफ्यूजन रेट इज इक्वल टू KF इंटू KT/B। F जो हो गया आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, और T/B जो हो गया वो टिश्यू ब्लड पर पार्टीशन कोफिशिएंट की बात होती है, ठीक, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास है क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा, ठीक है। मतलब क्या है कि अब हमारे पास देखो तीन तरीके की, जब हम तीन तरीके के लिए दो बोलो, जब अगर आपके पास जब ड्रग जो है वो ब्लड प्लाज्मा में जाती है, दो तरीके का होता है, एक होता है जो प्लाज्मा बाउंड हो जाता है, ठीक है, दैट इज जो किसके थ्रू होता है, PPB, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हम लोग बोलते हैं। दूसरा एक ड्रग होती है जो होती है फ्री ड्रग होती है। अब जो ये फ्री ड्रग होती है यही ड्रग होती है जो हमारी मेटाबॉलिज्म में जाती है, यही ड्रग होती है जो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करती है, और इसी ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनबाउंड ड्रग। समझिए बात को। तो अब कितनी ड्रग अनबाउंड है प्लाज्मा में, ठीक है, कितनी ड्रग जो है वो अनबाउंड है, इससे हमें पता चलेगा क्या कि कितना एक्शन होने वाला है, क्योंकि अनबाउंड ड्रग ही होती है। ओनली अनबाउंड ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, जो मैंने आपको बता दिया। दिस फार्मूला हेल्प्स एस्टिमेट द एक्टिव फ्रैक्शन अवेलेबल टू एक्ट और टू बी इलिमिनेटेड, मतलब क्या कि जो अनबाउंड ड्रग है वही वहां पे एक्शन शो करेगी और वही ड्रग जो है वो एलिमिनेशन में भी जाएगी, तो वो होता है हमारा अनबाउंड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है FU, यहाँ पे अगर हम बात करें तो FU इज इक्वल टू
CU/C। अब CU क्या है? CU कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग है और C जो है वो टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या है? FU जो होता है वो अनबाउंड ड्रग का फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो दो चीजें, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है कंसंट्रेशन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि टोटल ड्रग में से अनबाउंड कितना है वो फ्रैक्शन हो गया, और कंसंट्रेशन में क्या है कि जैसे 10 mg कितना कंसंट्रेशन पर्टिकुलर ड्रग का है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक, तो ये दो चीजें आपकी अलग अलग चीजें होती है। ठीक, तो ये बात हो गई, हमने पढ़ लिया फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रेनल क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, रेनल क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? यूज टू कंपेयर हाउ इफिशिएंटली अ ड्रग इज क्लियर्ड बाय द किडनीज रिलेटिव टू क्रेटिनिन इंडिकेटिव फ्रैक्शन वर्सेस सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि इसको हम यहाँ पे हम लोग क्रेटिनिन क्लियरेंस से कंपेयर किया जाता है कि कितनी इफिशिएंटली जो ड्रग है वो हमारी किडनी से बाहर निकल रही है एज कंपेयर टू क्रेटिनिन। ठीक है, यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड काम करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CLD अपॉन CL/CR। ठीक है, CLD यहाँ पे Q इज इक्वल टू CLD अपॉन CL/CR। अब CLD क्या है? CLD जो है वो मतलब है क्लियरेंस किसका? ड्रग का, रीनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। और CL यहाँ पे CR जो है वो रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन। ठीक है, ड्रग का जो रीनल क्लियरेंस है वो क्या है? वो है CLD। हमने CL से क्लियरेंस हो गया, D से ड्रग हो गया, यहाँ पे CL से क्लियरेंस हो गया, CR से जो हो गया वो क्रेटिनिन हो गया, और Q जो है वो आपका रीनल क्लियरेंस रेशियो हो जाता है। समझिए बात को। तो ये हो गया हमारा किस्सा रीनल क्लियरेंस रेशियो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट अगर अपना बात करें तो वो रेनल क्लियरेंस रेशियो था, ये है रेनल क्लियरेंस। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या कर रहे थे? उसमें हम लोग कंपेयर कर रहे थे, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रेनल क्लियरेंस मेजर द किडनीज एबिलिटी टू रिमूव अ ड्रग वाया फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब तीन चीजें होती है, एक होता है पहले फिल्ट्रेशन, फिर सिक्रीशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, जब हमने डायूरेटिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने इसके बारे में इन डिटेल बात करी थी। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर हो गया, जो हमारे पास और भी मिनरल्स हो गए जो वेस्ट नहीं होने चाहिए, उसको बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो अगर हम बात करें तो रेनल क्लियरेंस मतलब कि हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया CL इज इक्वल टू क्या, RF प्लस RS। RF मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। RS का मतलब हो गया रेट ऑफ सिक्रीशन, और R मतलब हो गया रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, और C मतलब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और ठीक है, यहाँ पे CL, यहाँ पे रेनल क्लियरेंस होगा, CLD नहीं होगा, CLR होगा। ठीक है, CL, समझिए बात को। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हमने प्लस करी है, एक चीज हमने माइनस करी है। क्यों करी है इसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो रेनल क्लियरेंस का क्या मतलब हो रहा था कि कितना बॉडी से बाहर निकल रहा है। क्लियर मतलब बॉडी से बाहर निकलना, क्लियर करना, ये होता है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है ये भी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, सिक्रीशन ये भी सिक्रीट करके बाहर निकालना है। बट जो रीअब्जॉर्प्शन है ये सिक्रीट करके बाहर निकालने की जगह ये क्या कर रहा है, वापस बॉडी में अंदर ला रहा है। तो इसीलिए हम लोग रीअब्जॉर्प्शन को माइनस करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन को प्लस करते हैं। समझ गए बात को। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है रेनल क्लियरेंस के बारे में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग डोजिंग इंटरवल इन रेनल फेलियर। अब देखो नॉर्मल एक होता है कि एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड डोजिंग होता है कि भाई 4 घंटे पे ले लो, 5 घंटे पे ले लो। एक दूसरा होता है कि जब अगर हमारे पास किसी में पर्सन में क्या होता है, रेनल फेलियर होता है या उसकी किडनी ढंग से काम नहीं करती, तो उसमें क्या होता है, जो डोजिंग इंटरवल होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब क्या हो कि डोज फ्रीक्वेंसी कभी कभी घटानी पड़ती, बढ़ानी पड़ती, तो वो होता है इन रेनल इम्पेयरमेंट डोजिंग इंटरवल आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग रेनल फंक्शन टू प्रिवेंट द ड्रग एक्यूमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी। मतलब क्या है कि जब वहाँ पे रेनल अगर जो उनकी किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ डोज देंगे तो क्या करेगी, वो फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी, और जब वो फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ड्रग एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डोजिंग इंटरवल डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास डोजिंग इंटरवल DI इज इक्वल टू NI अपॉन RF। ठीक है, DI इज इक्वल टू NI अपॉन RF। अब NI क्या होता है? NI होता है अपने पास नॉर्मल इंटरवल, जो नॉर्मल डोजिंग इंटरवल इन हेल्दी पर्सन जो हम लोग देखते हैं घंटे में, एक मतलब इन आवर्स, कितने आवर्स में, मतलब नॉर्मल एक डॉक्टर बोलता है ना कि आफ्टर 8 आवर्स है ना, आफ्टर 3 आवर्स है ना, 6 आवर्स है ना, तो वो नॉर्मल इंटरवल हो गया। फिर इंटू रीनल फंक्शन, उसके बाद उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं रीनल फंक्शन से, वो रीनल फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि जो जिनमें रेनल का इम्पेयरमेंट है उनको किस इंटरवल पे डोज दी जानी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास डायलिसिस क्लियरेंस। ठीक है, अब डायलिसिस क्लियरेंस क्या होता है? डायलिसिस क्लियरेंस, हाँ पहले पीछे डायलिसिस क्लियरेंस। ठीक है, डायलिसिस क्लियरेंस क्या होता है? कैलकुलेट्स हाउ इफिशिएंटली अ ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग द डायलिसिस बाय मेजरिंग द कंसंट्रेशन प्री एंड पोस्ट फिल्टर। मतलब क्या है, देखो डायलिसिस है, तो डायलिसिस में हम क्या होता है कि हम यहाँ से ऐसे इधर से ब्लड लेके जाते हैं, मतलब ब्लड और बाकी चीज जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है। अब फिर यहाँ से इससे फिल्टर होकर फिर वापस ये बॉडी में चली जाती है, यही से हमारा डायलिसिस होता है। मतलब इससे हम लोग वहाँ पे फिल्टर करते हैं पूरा, ठीक, ब्लड को। तो
इसी को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। अब इस डायलिसिस क्लियरेंस में क्या होता है कि कितनी इफिशिएंटली जो है वो ड्रग क्लियर हो रही है। इससे क्या करता है कि हम लोग पहले ये कंडीशन क्या हो गई, ये प्री हो गई और ये हो गई पोस्ट डायलिसिस। दो कंडीशन हो गई, प्री डायलिसिस पोस्ट डायलिसिस। तो हम लोग प्री डायलिसिस में कंसंट्रेशन मेजर करते हैं और पोस्ट डायलिसिस में। इसको हम लोग प्री को क्या बोल सकते हैं, इन भी बोल सकते हैं, और पोस्ट को क्या बोल सकते हैं, आउट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग मेजर करते हैं कंसंट्रेशन इन माइनस कंसंट्रेशन आउट अपॉन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन इन। अब कंसंट्रेशन इन जो है वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से फिल्टर होकर रुकेगा, इधर पे फिल्टर हो, इधर फिल्टर के बाद यहाँ पे आउट में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो इसको मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं, हम लोग इसको मेजर करते हैं कंसंट्रेशन इन। ये जो फॉर्मूला है इसका, क्लियरेंस इज इक्वल टू क्यू इनटू कंसंट्रेशन इन माइनस कंसंट्रेशन आउट अपॉन कंसंट्रेशन इन। और क्यू जो है यहाँ पे ब्लड फ्लो टू डायलिजर, मतलब क्या कि किस रेट से क्या ब्लड फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया था, जितना ब्लड फ्लो हो रहा है। और सी इन सी आउट ड्रग ऑफ कंसंट्रेशन इन एंड आउट, वही मैंने आपको बता दिया कि जब अंदर जा रहा है उसमें डायलिसिस के लिए तब ब्लड में क्या कंसंट्रेशन है, और उसके बाद जब जा रहा है तो क्या कंसंट्रेशन है, तो वही इन एंड आउट की बात हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला जो अपने पास है मैकलिस मेंटेन एलिमिनेशन। ठीक है, ये यहाँ पे काइनेटिक्स है, एलिमिनेशन काइनेटिक्स के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यूज्ड व्हेन ड्रग एलिमिनेशन इज नॉन लीनियर, जब ड्रग का एलिमिनेशन जो है वो नॉन लीनियर होगा तब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज सैचुरेबल काइनेटिक्स होगी, लाइक फिनेटोइन में शो करता है। ये एग्जांपल भी है इसका, याद रख लेना आप लोग। सो हाउ रेट डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कैपेसिटी, दोनों पे कैसे रेट जो है वो डिपेंड करता है। तो रेट यहाँ पे जो रेट है, रेट क्या है, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। ठीक है, अब वी मैक्स क्या है यहाँ पे, वी मैक्स जो है मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। सी जो है वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और जो के एम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद कर लें। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ इसको एक पेज में लिखना, और जहां पे आप लोग पढ़ते हो वहां बैठ के नोट डाउन कर लेना, पेस्ट कर लेना, या एक सेपरेट वो बना लेना जिससे आप डेली इसको एक दो बार देख ले। इससे क्या हो जाएगा, सारे फॉर्मूले आपको एकदम याद हो जाएंगे। क्लियरेंस, अब देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, रीनल क्लियरेंस रेशियो देखा था, रीनल क्लियरेंस देखा था, अब हम नॉर्मल क्लियरेंस देखेंगे। क्लियरेंस डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर यूनिट टाइम, इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग डोजिंग एंड स्टेडी स्टेट लेवल्स। मतलब क्या है, इसमें ये डिफाइन करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर यूनिट टाइम में कितना जो प्लाज्मा ड्रग से क्लियर हो रहा है, और ये कितनी तरह का इसको यूज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है डोजिंग एंड स्टेडी स्टेट लेवल को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई अपॉन सी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सी एल इज इक्वल टू के ई अपॉन सी। ठीक है, अब के ई जो है वो है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, के ई क्या है अपने पास है, के ई जो है वो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और सी जो है वो क्या है, वो है आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन। समझिए बात को, तो ये चीजें हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वीडी इज अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम that relates the drug dose to plasma concentration, indicating how extensively a drug distribute in the body। मतलब क्या कि ड्रग के डोज को प्लाज्मा कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, और हमें बताता है कि जो ड्रग है वो हाउ एक्सटेंसिवली, कितनी एक्सटेंट तक पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई सी। एक्स जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी में, और सी जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो आपका क्या है, सी। ठीक है, तो वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई सी, और वी, अब वीडी क्या है आपका, वीडी जो है आपका वो है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी डी। समझिए बात को, तो ये चीजें आपकी हो गई, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, हाफ लाइफ एंड इलिमिनेशन रेट ऑफ कांस्टेंट। हाफ लाइफ जैसे आज का नेम सजेस्ट करता है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय द 50%, 50% तक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में क्या होता है। के इंडिकेट हाउ फास्ट द ड्रग इज इलिमिनेटेड, और इलिमिनेशन ऑफ लाइफ क्या बताता है कि कितनी फास्ट तरीके से जो ड्रग है वो इलिमिनेट आउट हो रही है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वी डी अपॉन क्लियरेंस। ठीक है, क्या होता है 0.693 इंटू वी डी अपॉन क्लियरेंस, और के को एक और फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है कि अगर हम टी हाफ और के को रिलेट करना चाहे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के ई। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के ई, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी से अगर हम लोग के ई का फॉर्मूला बनाना चाहे तो के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी।
तो ये दोनों चीजें आपस में कोरिलेट करके आप लिख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो पी हाफ का 2 फार्मूला मिल गया हमें और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के भी 2 फार्मूले मिल गए। यहाँ समझिए बात को। वीडी यहाँ पे पता है वीडी जो है वो आपका क्या है, वो है आपका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सीएल मतलब क्लियरेंस, वहां पे जो मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन रेशियो। एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है? एक्सट्रैक्शन रेशियो मेजर हाउ इफिशिएंटली एन ऑर्गन लाइक द लीवर रिमूव द ड्रग ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब ये हमें बताता है कि जैसे किसी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक जो ऑर्गन है वो कितनी फास्ट तरीके से जो ड्रग को रिमूव करता है। इसका फॉर्मूला जो होता है सी इन अपॉन सी आउट, सी इन माइनस सी आउट अपॉन सी इन। मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इन, जब उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड जा रहा है तो उसमें क्या कंसंट्रेशन है, अपॉन कंसंट्रेशन आउट, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन। तो सी इन अपॉन सी आउट करके यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन रेशियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास है लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज क्या होता है अपने पास? यहाँ पे लोडिंग डोज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। लोडिंग डोज हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्विकली, स्पेशली फॉर द ड्रग लॉन्ग हाफ लाइफ। मतलब क्या है कि जब हम लोग लॉन्ग हाफ लाइफ की जो ड्रग होती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लोडिंग डोज वहां पे लगाते हैं ताकि ड्रग जो है वो फास्टली बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 फार्मूले होते हैं। यहाँ पे XON होगा, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा ऐसे होगा XO। 2 फार्मूला है, एक है CSS इंटू VD अपॉन, और एक दूसरा फॉर्मूला है जो R0 अपॉन KE। ठीक है, R0 अपॉन KE। ठीक है, तो यहाँ पे CSS जो है वो क्या हो जाएगा? CSS है आपका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, VD जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, R0 जो है वो इन्फ्यूजन रेट है, और KE तो हमने बात कर ली है क्या, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। तो ये हमारे फॉर्मूले हुए इसके लोडिंग डोज के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरिया अंडर कर्व, दैट इज AUC। ठीक है, AUC क्या होता है? AUC रिफ्लेक्ट द टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम यूज टू एसेस द बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए हम लोग AUC का यूज करते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। AUC का सिंपल सा फॉर्मूला है AUC इज इक्वल टू CSS इंटू T। CSS क्या है आपका? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और T जो है वो आपका क्या है? वो है इन्फ्यूजन टाइम। T क्या है आपका? इन्फ्यूजन टाइम। ठीक, तो ये हमारा एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला शोज हाउ फास्ट अ ड्रग इज एलिमिनेटेड वाया यूरिन, इंपॉर्टेंट फॉर रेनली एक्सक्रीटेड ड्रग। मतलब क्या, ये हमें सिंपल सा बताता है कि यूरिन से कितनी फास्ट जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो dxu/dt इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू KE इंटू एक्स। तो dxu/dt क्या हो गया? यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन का रेट हो गया। ठीक है, और KE जो है वो फर्स्ट ऑर्डर यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट है, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट है। और जो एक्स क्या है? एक्स है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, बॉडी में जितना ड्रग है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में ड्रग का क्या अमाउंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारा होता है रेट ऑफ यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन। समझिए बात। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, अगला जो अपने पास है वो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। जो हम लोग CSS इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो क्या होता है? CSS इज द पॉइंट वेयर द ड्रग इनटेक इक्वल टू द एलिमिनेशन। मतलब क्या है कि जितना हम ड्रग एलिमिनेट हो रहा है उतना ही हम लोग ड्रग जो है वो इनटेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? CSS बोलते हैं। इट्स द की फॉर डिजाइनिंग द डोजेज रेजिमेन इन क्रोनिक थेरेपी। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है CSS इज इक्वल टू DR इंटू CLT। ठीक है, CSS इज इक्वल टू DR अपॉन CL। ठीक है, अब यहाँ पे CL/DR क्या हो गया? DR आपका हो गया डोज रेट, और CLT जो हो गया टोटल क्लियरेंस। CL से क्लियरेंस और T हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या हो गया? वो टोटल क्लियरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन टेल्स हाउ मच ड्रग लेवल्स वेरी बिटवीन डोजेस, हेल्पिंग मैनेज ड्रग्स विद नैरो थेरेप्यूटिक विंडोज। मतलब क्या है? ये फ्लक्चुएशन मतलब हमें बताता है कि जो ड्रग का लेवल है वो कैसे वेरी कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डोजेस के थ्रू कैसे वेरी कर रहा है, क्या उसका फ्लक्चुएट हो रहा है। तो और ये हमें जब ऐसी ड्रग के लिए जिनका नैरो थेरेप्यूटिक विंडो होता है उसको उसको वो करने मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू C max अपॉन C मिनिमम। ठीक है, C max मतलब मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन, C मिनिमम अपॉन मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम पर जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्लक्चुएशन क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है क्रेटिनिन क्लियरेंस। अब क्रेटिनिन क्लियरेंस जो मेजर करते हैं वो दोनों में होता है, मेल में और फीमेल में। क्रेटिनिन क्लियरेंस जो मेजर होता है वो क्या होता है? रेनल फंक्शन को एस्टिमेट करने में होता है। इससे हम लोग डोज, अभी तक हमने आगे पीछे आपने देखा भी कि हमने किसके बारे में, क्रेटिनिन क्लियरेंस के बारे में बात करी थी, रेनल क्लियरेंस रेशियो में, तो वहां पे भी ये काम करता है। मेल में जो इसका फॉर्मूला होता है CLK इक्वल टू वेट kg में इंटू 140 माइनस एज अपॉन 72 इंटू SCR। SCR जो क्या है? SCR आपका होता है सेरम क्रेटिनिन। ठीक है, SCR जो है वो सेरम क्रेटिनिन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला होता है। अब फीमेल में क्या होता है? फीमेल में बस मैंने क्या लिखा है? इंटू 0.85। इसका क्या सिंपल सा मतलब है? इसका मतलब ये कि इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट हम लोग 0.85 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रेटिनिन क्लियरेंस फीमेल में मिल जाएगा। ये क्रेटिनिन क्लियरेंस मेल का है, और फीमेल में इसको अगर हम लोग 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमारा किस में मिल जाएगा, फीमेल का हमें आराम से मिल जाएगा। समझिए बात को, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर हम लोग रेट ऑफ इन्फ्यूजन की बात करें तो क्या होता है, डिटरमाइन द रेट नीडेड टू अचीव अ डिजायर्ड स्टेडी प्लाज्मा लेवल ओवर अ टाइम बाय आईवी इन्फ्यूजन। मतलब क्या, जब हम लोग आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो उससे हमें जो डिजायर्ड स्टेडी प्लाज्मा लेवल जो हमें चाहिए वो कितने टाइम पे वो करेगा, किस रेट पे हमें चाहिए होगा ताकि हम डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल को अचीव कर पाए। तो वो हमारा किस होता है, रेट ऑफ इन्फ्यूजन से। यहाँ पे आर नॉट नहीं होगा, ये आर एफ होगा, ठीक है। आर एफ से हम लोग करते हैं तो सी एस एस इंटू वी डी इंटू के ई, मतलब क्या, आर एफ इज इक्वल टू सी एस एस इंटू वी डी इंटू के। सी एस एस क्या है अपने पास, सी एस एस स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन हो गया, वीडी जो है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, के जो हो गया वो एलिमिनेशन रेट। कौन मैंने चैनल पे डाल रखा है तो वो भी जाके आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस दिन किसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस होता क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस इज अ प्रिफर्ड मेडिकेशन, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। अब ये किस किस चीज पे डिसाइड करते हैं कि यही ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए। सबसे पहले मैक्सिमम इफिकेसी वो ड्रग शो करेगी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मिनिमम साइड इफेक्ट। एक बार इफिकेसी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट साइड इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए। क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड एविडेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, साथ में क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। दैट ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑफन अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, हमेशा क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस ही होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड का, कि अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि कोई भी एग्जाम आप एएमसीआर, जीपैट, डीएसएसबी हो गया, अभी डीएमईआर हो गया, नाइपर हो गया, डीआई हो गया, कुछ भी हो गया, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे हाइपरटेंशन की मैंने बात की, इनिशियल थेरेपी और ड्रग ऑफ चॉइस एस इनहिबिटर है थायराइड, तो ऐसे हम लोग आगे भी सारे के बारे में बात करते हैं। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है अपने पास क्या है, एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग। अगर एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो रही है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी, एसिटाइल सिस्टीन। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है तो आपको क्या देंगे हम लोग, सेल्ब्यूटामॉल हमारी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी। गाउट, अब गाउट में कई सारे होते हैं, तो क्रोनिक गाउट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, एलोप्यूरिनॉल। और एक्यूट गाउट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नसेड्स यूज करते हैं, बट एस्पिरिन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम लोग एस्पिरिन नहीं यूज करेंगे, बाकी कोई भी नसेड हम लोग एक्यूट गाउट के लिए यूज कर सकते हैं, और क्रोनिक गाउट के लिए हम लोग हमेशा एलोप्यूरिनॉल यूज करते हैं, ठीक है। डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी हो रही है, डिजी बाइंड यूज करेंगे। माइग्रेन, माइग्रेन में दो चीजें, अगर ट्रीटमेंट हमें करना है तो सुमाट्रिप्टन से करेंगे, और अगर माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस की बात हो रही है तो प्रोफाइलेक्सिस कौन कराता है, माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस होता है हमारा प्रोप्रानोलॉल से, ठीक। समझ गया बात को, तो ट्रीटमेंट की अलग ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए अलग ड्रग ऑफ चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास है अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अल्जाइमर डिसीज के लिए। अल्जाइमर के लिए क्या होता है, टैक्रीन। टैक्रीन क्या आता है, इनिशियली ड्रग ऑफ चॉइस टैक्रीन थी, बट अभी क्या हो गई, टैक्रीन जो है वो हिपैटोटॉक्सिक नेचर की हो गई, तो इसलिए टैक्रीन को अब यूज नहीं करते। उसकी जगह हम लोग डोनापेजिल का यूज कर सकते हैं, साथ में हम लोग रिवास्टिगमिन या गैलेंटामिन का भी यूज कर सकते हैं। तब टैक्रीन ड्रग ऑफ चॉइस इनिशियली थी, बट अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे हमारा हिपैटोटॉक्सिक हो गई है वो। चीज रिएक्शन की बात करें तो यहाँ टायरामिन क्राइसिस जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग फेंटोलामिन का यूज करते हैं, और अगर फेंटोलामिन नहीं है तो टोलाजोलिन का भी यूज किया जा सकता है, बट फर्स्ट लाइन में फेंटोलामिन कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट वन इज अ क्लोनिडिन विड्रॉल। अब क्लोनिडिन विड्रॉल के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फेंटोलामिन। अब देखो कई सारी ड्रग्स आपको यहाँ पे ऐसी मिलेगी जो मल्टीपल उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है या जो रिपीटेड होते हैं, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, आपको ऐसा करना है कि जैसे फेंटोलामिन है, फेंटोलामिन आप क्या करो, फेंटोलामिन लिखो। फेंटोलामिन चीज रिएक्शन के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है, फेंटोलामिन क्लोनिडिन विड्रॉल के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो उसको एक साथ लिख लो। अलग अलग चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हम लोग मैनिया भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है लिथियम। इसको हम लोग मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, दैट इज एमडीपी, ठीक है, एमडीपी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिथियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अपने पास गोनोरिया। तो गोनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सेफ्ट्रायक्सोन लेते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन में या तो आप एजिथ्रोमाइसिन दे दो या डॉक्सीसाइक्लिन दे दो, दोनों में से एक दे सकते हो इन कॉम्बिनेशन विद सेफ्ट्रायक्सोन के कॉम्बिनेशन के साथ। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अपने पास है ग्लाउकोमा। अब ग्लाउकोमा में भी हमने बात करी थी, दो तरीके के ग्लाउकोमा होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है आपका ओपन एंगल ग्लाउकोमा। तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए हम लोग मेनली किसको कंसीडर करते हैं, हम लोग मेनली कंसीडर करते हैं PGF2 एगोनिस्ट, जैसे लैटेनोप्लास्ट हो गया आपका, और दूसरा आपका बीमेटोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज अ क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। तो क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग
मेनली देखो क्या होता है क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा के लिए हमेशा सर्जरी ही प्रेफरेंस रहती है, बट एसिटाजोलामाइड कुछ हद तक उस पर इफेक्टिव वो हुआ है तो हम लोग एसिटाजोलामाइड एज ए ड्रग ऑफ चॉइस ले सकते हैं। बाकी क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा के लिए जो ऑप्शन रहता है वो सर्जरी रहती है। नेक्स्ट वन इज अ पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अगर पोस्चुरल हाइपोटेंशन है तो हम लोग क्या देंगे वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे देंगे मिडोब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ साइनाइड टॉक्सिसिटी। अगर साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो रही है तो क्या दिया जाएगा, एमाइल नाइट्रेट या हाइड्रोक्सोकोबालामिन, दोनों में से एक दिया जाएगा। कॉलरा की अगर बात करेंगे तो कॉलरा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सा है, वो है आपका टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉल। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो है अपने पास है वो क्या होने वाला है, अगला अपने पास है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए हम लोग क्या देंगे, टाइफाइड के लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, वो है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग अगर हो रही है तो क्या दिया जाएगा, एप्रिपिटेंट दिया जाएगा। अगर आपका वहाँ पे इंटेरिक फीवर है तो इंटेरिक फीवर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस हो या तो सेफ्ट्रायाक्सोन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इन दोनों में एक हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथेनॉल पॉइजनिंग। इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथेनॉल पॉइजनिंग दोनों में हम किसका देंगे, फोमेटिजोल दिया जाएगा। और अगर आपको हिपेरिन का ओवरडोज होता है तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्रोटामिन सल्फेट। अब देखो हिपेरिन क्या होता है, यहाँ पे इसके बारे में, हिपेरिन के बारे में मैं एक चीज और बता दूं। हिपेरिन जो होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। हिपेरिन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। अब जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है तो इसका जो एंटीडोट होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस जो है वो क्या है आपका, वो आपका है प्रोटामिन सल्फेट। और अगर एसिड की हम बात करेंगे तो वो क्या है, वो आपका है हिपेरिन, ठीक। समझिए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली हम ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात करेंगे। अगला जो अपने पास है वो है क्या, अगला अपने पास है हुकवॉर्म। हुकवॉर्म के उसमें हम लोग क्या देंगे, हुकवॉर्म के उसमें हम लोग एल्बेंडाजोल दिया जाएगा, ठीक है। हुकवॉर्म में क्या देंगे हम लोग, एल्बेंडाजोल देंगे। अब नेक्स्ट वन इज अ पीएसवीटी, दैट इज पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी एडेनोसिन है। उसके अलावा हम लोग कुछ अल्टरनेटिव्स भी दे सकते हैं, लाइक वीरापामिल दे सकते हैं, डिजॉक्सिन दे सकते हैं या बीटा ब्लॉकर्स दिया जा सकता है, ये हमारी अल्टरनेटिव्स है। बट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी एग्नोसिन। नेक्स्ट वन इज अ मर्सा। मर्सा दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस, ठीक है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस का जब इन्फेक्शन होता है तो हम क्या देते हैं, वैंकोमाइसिन। अब अगर वैंकोमाइसिन का भी रेजिस्टेंट हो गया, दैट इज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्सा, दैट इज वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस। तब हम क्या देंगे, तब हम देंगे लिनेजोलिड या स्टेप्टोग्रामिन्स। अब लिनेजोलिड तो एक अलग हो गई, स्टेप्टोग्रामिन्स में दो आती है, एक आता है क्विनीप्रेस्टिन, दूसरा होता है डेल्फोप्रेस्टिन। इसको हमने, अब मैंने कैसे याद किया था, डल लेक की क्वीन, ठीक है। डल लेक की क्वीन कौन है, क्विनोप्रेस्टिन और डेल्फोप्रेस्टिन। नेक्स्ट वन इज एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, वो होती है मिथाइलफेनिडेट, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी मिथाइलफेनिडेट, किसकी, एडीएचडी, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपने पास है वो कौन सा है, वो है अपने पास ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ठीक है। अगर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ड्रग की वजह से पार्किंसन हो रहा है तो क्या देंगे हम लोग, ट्राईहेक्सीफेनिडेट क्लास की ड्रग, जो कि क्या है, बेंजहेक्सोल। पार्किंसन के लिए हमने पढ़ा था ना बाई बेंज प्रो, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, बेंजहेक्सोल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होने वाली है आपकी क्या, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट वन इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम फिब्रोनेलिटिक थेरेपी। अगर फिब्रोनेलिटिक थेरेपी के बाद कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग क्या देंगे वहाँ पे, एमिनो कैप्रोनिक एसिड दिया जाएगा। बार्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो बार्टर सिंड्रोम में हम लोग क्या देंगे, बार्टर सिंड्रोम में हम लोग देंगे क्या, इंडोमेथासिन। एक्ट्रोपिन पॉइजनिंग की बात करें तो हमें वहाँ पे क्या दिया जाएगा, फाइसोस्टिग्मिन हम लोग देंगे, किसमें, इन एक्ट्रोपिन पॉइजनिंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो अपने पास है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में हम लोग क्या दिया जाएगा, यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, फ्यूरोसामाइड दिया जाएगा, ठीक है। और सेरेब्रल एडेमा, सेरेब्रल एडेमा में क्या होता है कि मैनिटॉल। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर दूं। यहाँ पे हम याद करते हैं सेरेब्रल एडेमा मैनिटॉल, फिर आता है सेरेब्रल ब्लीडिंग और उसमें भी हम लगा देते हैं मैनिटॉल। बट सेरेब्रल ब्लीडिंग में मैनिटॉल हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, वहां पे क्या होता है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, सेरेब्रल एडेमा में तो मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस है, बट सेरेब्रल ब्लीडिंग में क्या है, मैनिटॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सेरेब्रल ब्लीडिंग में हम लोग मैनिटॉल का यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे थोड़े थोड़े से माइनर से पॉइंट्स होते हैं जहां से आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अब एक्यूट गाउट की बात करें तो हमने बात कर ली थी पीछे ही कि नसैड्स यूज करेंगे, एस्पिरिन को छोड़ दिया। तो ये जितने भी मैं ड्रग ऑफ चॉइस बता रहा हूँ, मैंने जितनी बार भी ये पूरी सीरीज में यही बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक साथ कहीं पे लिखते जाओ, नहीं तो आपको भूल जाओगे, ठीक है। तो और इससे मैं बता रहा हूँ कि आपको 30 डेज में कम से कम इससे
30 तो क्वेश्चन इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में अगर बात करो, क्योंकि ये सारे ऐसे क्रिस्प पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ ना जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, इससे क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, अब एनेस्थेटिक इन शॉक या अस्थमा में, अगर एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया देना है किसमें, शॉक में या अस्थमा की कंडीशन में, तो क्या देंगे हम लोग, कीटामिन दिया जाता है। ठीक है, कीटामिन दैट इज एनएमडीए, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट अगर बात करें कि एनेस्थीसिया फॉर न्यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया क्या लगने वाला है, न्यूरो आइसोफ्लूरेन लगने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला जो अपने पास है क्या, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक है अपने पास तो हम क्या देंगे, एड्रेनालिन दैट इज इपिनेफ्रिन। कार्डियोजेनिक शॉक है तो डोपामिन दिया जाएगा। ठीक है, आर्टियल फिब्रिलेशन या फ्लटर जैसे जिसमें हम लोग को साइनस रिदम मेंटेन करनी होती है, तो हम लोग दो ड्रग दे सकते हैं क्या, एक हम दे सकते हैं कि यहाँ पे फ्लेकेनाइड, और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आईब्यूटुलाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लेकेनाइड यूज करते हैं, दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आईब्यू, ठीक है, टिलाइड, लेकिन आईब्यूटुलाइड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन फ्लटर को, जिसमें हम लोग कंट्रोल किसके लिए, वेंटिकुलर रेट को। अब देखो दो चीजें होती है, एक हमें मेंटेन करना क्या कि साइनस रिदम मेंटेन करना है, दूसरा होता है वेंटिकुलर रेट को कंट्रोल करना है। तो अगर साइनस रिदम मेंटेन करना है तो ये ड्रग देंगे, और अगर हमें वेंटिकुलर रेट को कंट्रोल करना है तो हम क्या देंगे, तब हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स। क्या देंगे, तब हम लोग बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है अगला जो अपने पास है क्या कि एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक दैट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग क्या देंगे, एट्रोपेल देंगे। अब यहाँ पे एक ड्रग की बात आती है वेलप्रोएट, दैट इज वेलप्रोइक एसिड या सोडियम वेलप्रोएट, इसको हम लोग यहाँ पे आपको कहीं सोडियम वेलप्रोएट लिखा हुआ मिल जाए या वेलप्रोएट नॉर्मल मिल जाए तो ये बहुत मास्टर ड्रग है। किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, आपका एब्सेंस सीजर हो, जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो, एटोनिक सीजर हो या मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेलप्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस आपका यूज किया जाता है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग की बात करें तो उसमें हम लोग फ्लोमाजेनिल का यूज करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर इन सीओपीडी, ठीक है, सीओपीडी में अगर ब्रोंकोडाइलेटर की बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक दैट इज इप्राट्रोपियम डिओट्रोपियम का यूज करते हैं। क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग किसका यूज करते हैं, एस इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। क्रोनिक कंडीशन में अगर क्रोनिक सीएचएफ कंडीशन है तो हम लोग एस इनहिबिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो एस दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं क्या कि क्रोनिक कैंसर पेन, क्रोनिक कैंसर पेन में हम लोग या तो मॉर्फिन का यूज करते हैं या फेंटानिल का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, या तो मॉर्फिन या फेंटानिल। फिर अब मास्थेनिया ग्रेविस की अगर हम बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एड्रोफोनियम का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एड्रोफोनियम का यूज करते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, इसमें हम लोग सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक दैट इज बेंजोक्सोल और ट्राईहेक्सफेनिडिल, अभी हम लोग इस चीज के बारे में बात कर लिया। डिजिटैलिस इंड्यूस्ड एरिथीमिया की अगर हम बात करें तो लिग्नोक्विन या लिडोकेन का हम लोग यूज करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है सिल्डेनाफिल, जो है वो हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला जो अपने पास है फिब्रिनोलिटिक ओवरडोज। ठीक है, इसके कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, एमिनो कैप्रोइक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे ब्लीडिंग की भी बात की थी, अगर उसकी फिब्रिनोलिटिक थेरेपी से ब्लीडिंग होती है तो भी हम लोग एमिनो कैप्रोइक एसिड का ही यूज करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में लीवोथायरॉक्सिन, हाइपरथायरॉयडिज्म में लीवोथायरोनिन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे थायरॉक्सिन है, यहाँ पे थायरोनिन है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर फैमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया दैट इज टाइप 2A, स्टैटिन का यूज करेंगे। ठीक है, टाइप 2A में हम लोग किसका यूज करेंगे, स्टैटिन का यूज करेंगे। ठीक है, टाइप 2B में भी हम लोग किसका यूज करेंगे, स्टैटिन। ठीक है, फैमिलियल कंबाइंड हाइपर थैलेमिया। ठीक है, ये टाइप 2 है और यहाँ पे ये टाइप 5 है, सॉरी टाइप 2 भी नहीं है, ये टाइप 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या टाइप 5, इसमें हम लोग स्टैटिन का यूज करते हैं दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे टाइप 1 और नेक्स्ट वन इज टाइप 1 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 2 और 5 में हम स्टैटिन का यूज कर रहे थे, टाइप 2 और टाइप 1 और टाइप 3 में हम लोग इसका यूज करेंगे, टाइप 1 और टाइप 3 में हम लोग यूज करेंगे किसका, फिब्रेट्स का। ठीक है, फिर हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया में भी किसका यूज करेंगे, फिब्रेट्स का। अब देखो ये फिब्रेट्स जो है 3 जगह पे यूज हो रहा है तो तीनों को हम एक साथ लिख लेंगे। हिकअप्स की अगर हम बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन का यूज किया जाएगा, और अगर हम इंसोमिनिया की बात करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इंसोमिनिया में हम लोग यूज करेंगे बेंजोडाइजेपिन का यूज करेंगे इंसोमिनिया। ठीक है, समझिए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपना। अगली जो स्लाइड अपने पास है उसमें क्या बात हो रही है, उसमें बात हो रही है कि हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर दैट इज एर्गोट्रोबिन या बीवालिरिडिन, इन दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। ठीक है, चलो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की बात करें तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की बात करें तो मिथाइल डोपा, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी तो लेबेटेलॉल। देखो तीनों चीजें हो गई, हाइपरटेंसिव की इमरजेंसी है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में है मिथाइल डोपा,
हाइपरटेंशन इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी है तो लेबेटालोल। बाकी प्रेगनेंसी की बात अभी हम लोग आगे नेक्स्ट एक वीडियो में इस पर डेडिकेटली बनाऊंगा, जिसमें सारे प्रेगनेंसी के रिलेटेड ड्रग ऑफ चॉइस वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन की बात करें तो थायराइड डायूरेटिक्स का वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, हीट स्ट्रोक। ठीक है, हीट स्ट्रोक की बात करें तो वहाँ पे हम लोग क्लोरप्रोमाजिन का यूज करेंगे। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की बात करें तो स्पिरिनोलैक्टोन का यूज होगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज दैट इज आईबीडी, तो इसमें हम लोग सल्फासैलाजिन और 5-अमीनो-सैलिसिलिक एसिड या यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथेनॉल पॉइजनिंग में फोमेपिजोल का यूज करेंगे। और माइड्रियाटिक इन एडल्ट्स में क्या यूज होता है, ट्रोपिकामाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइड्रेटिक इन चिल्ड्रन, एडल्ट की तो बात कर ली हमने। माइड्रेटिक इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में का यूज करेंगे हम लोग एट्रोपिन यूज करेंगे। मोशन सिकनेस की बात करें तो स्कोपोलामिन हायोसिन का यूज किया जाएगा। माउंटेन सिकनेस की बात करें तो एसिटाजोलामाइड। और मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो एंटीहिस्टामिन। ठीक है, दैट इज डॉक्सिला। तो ये तीनों याद रखना है, मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस एंड यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस। अब मैस्थेनिया ग्रेविस हो गई आपकी, कोबरा बाइट हो गया आपका, और साथ में रिवर्सल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग दैट इज क्यूडेरे पॉइजनिंग। इन सब के लिए हम लोग एंटीकोलिनिस्टेरेज का यूज करते हैं, दैट इज नियोस्टिग्मिन का यूज करते हैं। तो इन तीनों चीजों के लिए तो आपको ये तीनों चीजें क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझिए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अपनी जो अगली स्लाइड है उसमें हम लोग बात करेंगे क्या, माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सेस के लिए प्रोप्रेनॉल हमने आगे बात कर ली कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए 5-HT1B एगोनिस्ट सोमाट्रिप्टेन हमने बात कर रखा है। ईटिंग डिसऑर्डर दैट इज बुलिमिया, उसके लिए हम लोग SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंटीडिप्रेसेंट्स का हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले से मलेरिया इन प्रेगनेंसी क्लोरोक्विन का यूज करेंगे। मसल रिलैक्सेंट्स फॉर डे केयर, डे केयर के लिए मसल रिलैक्सेंट्स जो है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नीवा क्यूरियम का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं अपने पास क्या है यहाँ पे, मसल रिलैक्सेंट फॉर सर्जरी। ठीक है, डे केयर के लिए हम लोग बात कर ली। अब अगर इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन दैट इज सर्जरी करनी हो तो हम लोग सक्सिनिन कोलिन का यूज करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इसलिए डेंट्रोलिन सोडियम का यूज किया जाता है, दैट इज डेंट्रोलिन। नेक्रोलेप्सी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मोडाफिनिल का यूज करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट्रोपिन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है अपने पास ओसीडी और डिप्रेशन और पैनिक, ओसीडी डिप्रेशन पैनिक, इन तीनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, SSRI दैट इज एंटी डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना अगर हम इसमें बात कर ले कौन कौन से अपने पास, मशरूम पॉइजनिंग। अब मशरूम दो तरीके के होते हैं, एक आता है अर्ली दैट इज एक्यूट पॉइजनिंग, दूसरा होता है क्रोनिक पॉइजनिंग। तो अर्ली एक्यूट पॉइजनिंग के लिए हम लोग एट्रोपिन का यूज करेंगे, और अगर क्रोनिक पॉइजनिंग हो गई तो हम लोग किसका यूज करेंगे, थायोटिक एसिड का यूज करेंगे। ओरल एंटीकोगुलेंट ओवरडोज दैट इज वारफेरिन का अगर ओवरडोज हो जाता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विटामिन के का यूज करेंगे। ओपियोइड विड्रॉल के लिए हम लोग मेथाडोन का यूज करेंगे, और थायरोटॉक्सिकोसिस इन प्रेगनेंसी के लिए प्रोपाइल थायोयूरासिल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अगला अपने पास पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमोरेज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीटोसिन। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के लिए इंडोमेथासिन। ठीक है, इबुप्रोफेन एस्पिरिन का यूज होगा। पैरासीटामोल एस्टामिनो पॉइजनिंग के लिए एनासिटाइलसिस्टीन है। पेप्टिक अल्सर गर्ड दैट इज हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज हो गया, जोलिंगर एलियंसन सिंड्रोम हो गया, और नसेड इंड्यूस्ड अल्सर हो गया। तो इन सब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इन सब के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, PPI दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का हम लोग यूज करेंगे। समझ के बात को। नेक्स्ट और आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट वन इज वर्टिगो। वर्टिगो की अगर हम बात करें तो वर्टिगो में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिनेरिजिन का यूज करते हैं। आर्ट्रियल फ्लटर की अगर हम बात करें तो कार्डियोवर्जन और स्मोलॉल का यूज करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें तो एमिडोरोन का और लिडोकेन का यूज करेंगे, जिसमें आपका जो एमिडोरोन है वो क्या है, वो है ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक और लिबिडो, अगर लिबिडो की भी बात कर लूँ, एक मैं आपको स्टोर बता दे रहा हूँ, लिबिडो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, और हम एक और यूज कर सकते हैं, इसमें गॉसिपॉल का भी यूज करते हैं। ठीक है, गॉसिपॉल। ठीक है, अब गॉसिपॉल के बारे में एक और खास बात बता दूं कि ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, और एक ये ऐसा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो हमारा क्या होता है कि बिना लिबिडो को इफेक्ट किए और पोटेंसी को इफेक्ट किए ये एक्ट करता है गॉसिप। ठीक, तो ये कंप्लीट अबाउट ऑलमोस्ट 100 के आसपास मैंने आपको डिसीजेस एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बता दिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये चीज़ें आप लोग के लिए लेके आने में। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे और डेली क्विजेस चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, तो उसको जाके जरूर से जरूर ज्वाइन करो और प्रैक्टिस करो। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं काफ़ी अपडेट्स डाल रहा हूँ।
नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करनी है, आपको प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम कैसे अप्रोच करना है, पर्सनल 1-to-1 सेशन अगर आप चाहते हो मेरे से, तो एक नॉमिनल सी फीस देके आप मेंटर बुकिंग पे mentor.growpharma.in पे जाके मेंटर बुकिंग पे कर सकते हो। और अगर आप फिर भी कोई इशू होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके रिमेनिंग वीडियोस भी जाके एक बार देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।